मैं सच या डेयर का गेम हार गया। मेरे दोस्त ने मुझसे पूछा कि मुझे सबसे ज्यादा कौन पसंद है। बिना एक पल की हिचकिचाहट के मैंने स्कूल की मशहूर बड़ी बहन का नाम बोल दिया। यह सुनते ही गिबो के चेहरे पर तुरंत भाव बदल गए। वो मेरे कान में उसके बारे में अनगिनत बुरी अफवाहें फुसफुसाने लगा। इसने मेरे दिमाग में कितना जहर भर दिया कि जब लैंग बिंग बिंग ने अपने प्यार का इजहार किया तो मैंने पूरे स्कूल के सामने उसे ठंडे दिमाग से मना कर दिया। भले ही इस दुनिया की हर दूसरी औरत खत्म हो जाए, मैं कभी भी लैंग बिंग बिंग के प्यार में नहीं पड़ूंगा। उस दिन से लैंग बिंग बैंग मुझसे बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाती थी। ये तब तक ऐसा ही रहा जब तक कि मैं ज्यादा काम से मर नहीं गया। तभी मुझे आखिरकार सच्चाई का एहसास हुआ। गिबो लंबे समय से उसके पीछे पागल था, एक बेवकूफ की तरह बेचारेपन से लैंग बिंग बिंग के पीछे भाग रहा था। अब दोबारा जन्म लिया है और मैं हाई स्कूल के अपने सीनियर साल में वापस आ गया हूँ। सोच रहा हूँ कि क्या इस बार लैंग बिंग बिंग और मैं साथ होंगे। मुझे हैरानी है कि गोटा को ये कैसा लगेगा। मैं सोच में डूबा हुआ था, तभी क्लासरूम के दरवाजे पर अचानक शोर मच गया। मैंने अपने आप ऊपर देखा। भीड़ से घिरा एक लंबा सुंदर आदमी चांद के बीच तारे की तरह मेरी तरफ आ रहा था। उसी पल मेरे दिमाग में एक नाम गूंजा, लैंग बिंग बिंग। टोन हाई स्कूल में सभी के लिए लैंग बिंग बैंग हमेशा एक खास पहचान रही थी। 1 महीने से भी कम समय पहले उनका सीनियर साल के बीच में ट्रांसफर हुआ था। उससे भी कम वो पहले ही सबका ध्यान खींच चुकी थी। उससे भी कम अफवाहें थीं कि उनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत मशहूर था। उससे भी कम जिनक्सी में एक जाने माने खानदान के अमीर लोग। उससे भी कम कुछ फुसफुसाहटें भी थी। उसने जिंगशी में कुछ गड़बड़ कर दी थी और उसके परिवार ने उसे कुछ समय के लिए यहाँ भेज दिया था ताकि मामला शांत हो जाए। लेकिन अजीब बात है, इतनी प्यारी लड़की मुझ जैसे मामूली इंसान के प्यार में पड़ गई थी। लेकिन मैं ये बात किसी और से बेहतर जानता था। हम दोनों की दुनिया अलग अलग थी, इसलिए जब भी उसने मेरे करीब आने की कोशिश की मैं पीछे हटता गया। यहाँ तक कि आखिरकार मैंने उसे अपनी जिंदगी से बाहर ही निकाल दिया। कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम खत्म होते ही वो जिंगशी वापस चली गई। मैं टोंकेन में ही रह गया और एक घटिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने लगा। उसके बाद हमारा संपर्क पूरी तरह खत्म हो गया। ग्रेजुएशन के बाद मैं 996 वर्क कल्चर का गुलाम बन गया। कभी कभी बिजनेस जर्नल्स में लैंग बिंग बिंग के बारे में खबरें दिख जाती थी। वो ऐसी ऊंचाई पर थी जहां आम लोग कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते थे, जबकि जिंदगी मुझे धीरे धीरे और गहरी खाई में धकेलती जा रही थी। एक दिन जब मैं ख्यालों में खोया हुआ था, लैंग बिंग बिंग का ग्रुप ठीक मेरे सामने आ पहुंचा। जब हम एक दूसरे के पास से गुजरे तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, उत्सुकता और परख भरी नजरों से। जल्दी ही वे सब लैंग बिंग बिंग के आसपास बैठ गए और जोशो खरोश से बातें करने लगे। दीदी बिंग बिंग, आपने हमें बताए बिना क्लास छोड़ दी, क्या आप कल वाले जूनियर के साथ डेट पर गई थी? एक लड़की ने मजाक भरे अंदाज में पूछा। लैंग बिंग बिंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, हाँ मैं डेट पर गई थी। मेरा दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। बिना जाने ही मैंने पेन को कसकर पकड़ लिया। न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि लैंग बिंग बिंग की बातें खास तौर पर मेरे लिए ही थी। उस दिन असल में क्या हुआ था मैंने याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन इतना समय बीत चुका है कि मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अचानक कोई तेजी से मेरे पास आया और मेरे कंधे पर जोर से थपकी दी। चौंक कर मैंने उस चेहरे की ओर देखा। मेरी आंखें फैल गईं। वो जियोरा था। हम बचपन से एक दूसरे को जानते थे और काफी करीब थे, लेकिन एग्जाम के बाद मैं टोंगेन में ही रहा, जबकि उसका एडमिशन जिंगशी के एक स्कूल में हो गया। उसके बाद से हम धीरे धीरे एक दूसरे से दूर होते गए। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। चेन फैन, मेरे साथ रेस्ट रूम चलोगे? जैसे ही हम क्लासरूम से बाहर निकले वो मेरे पास झुका और धीरे से मेरे कान में बोला, चेन फैन, मैंने अभी अभी एक अजीब सी गपशप सुनी है। लैंग बिंग बिंग ने असल में जिंगशी में किसी का मर्डर किया था, इसलिए उसे वहाँ से निकाल दिया गया और इस बेकार सी जगह भेज दिया गया। मैंने उसे तिरछी नजरों से देखा। क्या सच में? वो बस बड़बड़ाता रहा और कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे वो बिल्कुल सच हो। जब हम रेस्ट रूम के दरवाजे पर पहुंचे तो मैंने उससे कहा कि वो अंदर चला जाए और मैं बाहर उसका इंतजार करूंगा। उसे जाते हुए देखकर मेरे होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई। अपनी पिछली जिंदगी में मैं डरपोक और खुद पर शक करने वाला इंसान था, इसलिए मैं उसे ही अपना एकमात्र सच्चा दोस्त मानता था। इसी वजह से मैं उसकी कही हर बात पर यकीन कर लेता था, चाहे वो लैंग बिंग बिंग के कातिल होने की कहानी हो या उसके कई मर्दों के साथ डेटिंग करने की बात या फिर राजधानी में उसका कोई मंगेतर होने की बात। मेरे लिए ये सब बस सुनी सुनाई बातें लगती थी। बार सुनने की वजह से मुझे लगने लगा कि ये सब सच है और इसलिए मैं लैंग बिंग बिंग से जितना हो सके दूर रहना चाहता था। कई सालों बाद एक क्लास रियूनियन में मुझे उसके दोस्तों के ग्रुप से सच पता चला। लैंग बिंग बिंग टोंकयांग इसलिए आई थी क्योंकि लैंग परिवार में अंदरूनी झगड़े चल रहे थे। उसके माता पिता को डर था कि वह भी इस झगड़े में फंस जाएगी, इसलिए उन्होंने उसे सुरक्षा के लिए टोंकयांग भेज दिया। जहाँ तक उन तथाकथित एक्स बॉयफ्रेंड्स की बात है तो उनमें से ज्यादातर बातें
बेबुनियाद अफवाहें थीं। मुझे वह बात अच्छी तरह याद है। रियूनियन खत्म होने के बाद लांग बिंगबिंग की सबसे अच्छी दोस्त जू चैन ने मुझे रोका। उसने मुझे सिर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत झलक रही थी। अच्छा, वैसे क्या तुम अभी भी जीबो के संपर्क में हो? उसने एक खास तरह की मुस्कान के साथ मुझसे पूछा। वह अभी हमारी बहन बिंग बिंग और जिंगशी के पीछे भागने में व्यस्त है। शायद उसके पास तुम्हारे बारे में सोचने का भी समय नहीं है। ये सुनकर मैं वहीं जम गई। क्या उसने यह नहीं कहा था कि उसे बिंग बिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है? क्या उसने खुद यह दावा नहीं किया था कि उसने किसी की जान ली है और उसकी निजी जिंदगी पूरी तरह से अस्त व्यस्त है? मैंने जियोडा के रेस्टरूम से बाहर आने का इंतजार किया और फिर हम दोनों साथ में क्लास की ओर चल पड़े। हैरानी की बात है कि वह अपनी सीट पर वापस नहीं गया, बल्कि मेरे पीछे पीछे आया और मेरी डेस्क के ठीक बगल में खड़ा हो गया। पहले मुझे लगता था कि ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। उसका कोई छिपा हुआ मकसद था। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा, क्लास शुरू होने वाली है, क्या तुम अपनी सीट पर वापस नहीं जा रहे? जियोटा ने झट से जवाब दिया, अभी नहीं, अभी थोड़ा समय है। मैंने घंटी बजने तक इंतजार किया और तभी वह अनिच्छा से अपनी जगह पर वापस गया। ये लिटरेचर की क्लास थी। टीचर ने अचानक घोषणा की कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से याद किए हुए पाठ का टेस्ट ले। आज हमारी क्लास सिंगल लाइनों में बैठी थी, इसलिए जाहिर है कोई सीटमेट नहीं था। इसलिए टीचर ने ऑड लाइनों वाले स्टूडेंट्स से कहा कि वे पीछे की इवन लाइनों वाले स्टूडेंट्स तक टेस्ट लेने के लिए पीछे मुड़े। किस्मत से मैं ऑड लाइन में था। मैंने गहरी सांस ली, अपनी लिटरेचर की किताब पकड़ी और पीछे मुड़ा। पीछे की लाइन में बैठी लड़की एक हाथ पर अपनी ठुड्डी टिकाए दूर कहीं देख रही थी। मुझे पीछे मुड़ते देख उसने थोड़ी भौहें ऊपर उठाई। हमारी नजरें मिली और मैं घबराहट में बेवकूफों की तरह घूंट भरने लगा। तब मुझे एहसास हुआ कि लैंग बिंग बिंग सचमुच बहुत खूबसूरत थी। इतने पास से देखने पर भी मुझे उसमें कोई कमी नहीं दिखी। हमारे आसपास स्टूडेंट्स ने पहले ही सुनाना शुरू कर दिया था, लेकिन हम दोनों बस चुपचाप बैठे रहे। मुझे बेचैनी होने लगी, इसलिए मैंने पूछा, पहले तुम या मैं? लैंग बिंग बिंग ने बेपरवाह लहजे में जवाब दिया, जैसे उसे कोई परवाह ही न हो। मैंने याद नहीं किया है, तुम सुनाओ। इस बार मेरी बारी थी चुप रह जाने की। मुझे ग्रेजुएट हुए कितने साल हो गए थे? भला मुझे ये कविताएं कैसे याद हो सकती थी? मुझे चुप देखकर लैंग बिंग बिंग ने भौहें ऊपर उठाई और हल्की मुस्कान दी। क्या ऐसा हो सकता है तुम जैसे टॉप स्टूडेंट ने भी लेसन याद नहीं किया? मेरा चेहरा अचानक शर्म से लाल हो गया। आदत के कारण मैंने अपना हाथ ऊपर उठाकर बालों की एक लत खींची। किससे पता था कि मेरी इस छोटी सी हरकत से उस लड़की की नजरें और भी गहरी हो जाएंगी। वो धीरे से हंसी। क्यों ना तुम कुछ प्यारी बातें कहो, मैं टीचर से इसे छिपाने में तुम्हारी मदद करूंगी। अगर मैं पहले वाला मैं होता तो शर्म से लाल हो जाता और फिर आधे महीने तक उससे बात नहीं करता, लेकिन आज का मैं उस समय का भोला भाला लड़का नहीं रहा। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम क्या प्यारी बातें सुनना चाहती हो क्लासमेट लैंग बिंग बिंग? इस बार हैरान होने की बारी लैंग बिंग बिंग की थी। शायद ये पहली बार था जब मैंने उसे इस तरह संबोधित किया था। उसे अचानक एहसास हुआ कि आज मैं कुछ अलग लग रहा था। वो मुझे ध्यान से देखने लगी, जैसे कोई सुराग ढूंढ रही हो। मैं बिल्कुल भी नहीं छिचका, बल्कि सहजता से उसकी नजरों का सामना किया। धीरे धीरे हमारे बीच का माहौल एक अजीब से तनाव से भर गया। अचानक मेरे मन में एक ख्याल आया, क्या हो अगर इस जिंदगी में लैंग बिंग बिंग और मैं सच में एक साथ आ जाए? पिछली जिंदगी में मैंने एक दिन भी अपने लिए नहीं जिया था। मैंने अपने परिवार को खुश करने के लिए जी तोड़ मेहनत की, लेकिन आखिर तक मुझे बदले में जरा सा भी प्यार नहीं मिला। साफ है कि मैं बेहतर का हकदार हूँ। उस पल लैंग बिंग बिंग का सब्र जवाब दे गया। शेनफान, इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, टीचर ने उसे रोक दिया। आगे की लाइन में बैठे छात्र अब पीछे मुड़ सकते हैं। जिस किसी ने भी पाठ याद नहीं किया है, कृपया खड़ा हो जाए। मैं बस खड़ा होने ही वाला था, लेकिन जैसे ही मैं उठने के लिए तैयार हुआ, एक छोटे से हाथ ने अचानक मेरे कंधे पर दबाव डाला और मुझे बाकायदा अपनी सीट पर बिठा दिया। तुरंत बाद मेरे पीछे बैठी लड़की ने अपना हाथ हटा लिया और खुद खड़ी हो गई। लैंग बिंग बिंग की चंचल आवाज गूंजी, माफ कीजिए टीचर ली, मैंने भी इसे याद नहीं किया है। पूरी क्लास ने एक साथ उसकी ओर देखा। टीचर ने उसे नाराजगी भरी नजरों से देखा। क्या तुम्हें इस बात पर गर्व है कि तुमने इसे याद नहीं किया है? तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? लैंग बिंग बिंग बस धीरे से मुस्कुराई और बोली, बस हो गया। लिटरेचर टीचर ने निराशा में अपना सिर हिलाया। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और वे मुझे सलाह दिए बिना नहीं रह सके। तुम्हें अपने सामने बैठे चेन फैन की मिसाल पर चलना चाहिए, उससे कुछ सीखो। जरा पढ़ाई के प्रति उसके रवैये को तो देखो। ये सुनकर मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने अपने बाल ठीक किए, लेकिन अगले ही पल मेरे पीछे से लैंग बिंग बिंग की बेबाक आवाज आई, हाँ सर, मैंने मिशन पूरा करने का वादा किया था। रात के 10:60 बजे थे। मैंने अपना सामान पैक किया और डॉर्म वापस जाने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक जीबो उछलकर सामने आया। चेन फैन, मुझे थोड़ी भूख लगी है, चलो कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। मैंने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और फिर हामी भरते हुए सिर हिला दिया। जब हम कैंटीन से बाहर निकले तो कैंपस लगभग सुनसान हो चुका था।
जैसे ही हम लड़कों के डॉर्म के पास पहुंचे, जीबो ने अचानक अपनी कोहनी से मुझे इशारा किया। वहां देखो। पास ही एक बड़े से पेड़ के नीचे एक लड़का और एक लड़की खड़े थे। जीबो ने उत्साह से फुसफुसाते हुए कहा, चैन फैन, जल्दी देखो, वो लैंग बिंग बिंग है। उसके साथ जो लड़का है वो जैंग नुओ है, अगली क्लास का मशहूर लड़का। मैंने बस एक पल के लिए उनकी तरफ देखा और फिर नजर हटा ली। चलो दूसरे रास्ते से चलते हैं। मुझे जाते देख जीबो घबरा गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे खींचने लगा। मुझे तुरंत झुंझलाहट हुई और मेरी आवाज थोड़ी ऊंची हो गई। जीबो। मेरी आवाज सुनकर उन दोनों का ध्यान हमारी तरफ गया। मैंने अनजाने में ऊपर देखा और मेरी नजर लैंग बिंग बिंग की हैरान भरी नजरों से टकराई। मैंने तुरंत जीबो का हाथ झटक दिया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। जब हम उनके बिल्कुल पास से गुजरे तो उनकी बातचीत के कुछ शब्द मेरे कानों में पड़े। क्या तुम सच में मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो? मैंने क्या गलत किया? इसके तुरंत बाद लड़की की रूखी और बेजज्बात आवाज सुनाई दी। ब्रेकअप? क्या हम कभी साथ भी थे? मैंने मन ही मन उसे कोसा। कितनी बेरहम लड़की है। हैरानी की बात ये थी कि अगले ही पल मुझे पीछे से आवाज दी गई, चैन फैन। मेरे कदम ठिठक गए। मैं अकड़ कर पीछे मुड़ा। लैंग बिंग बिंग ने मेरी आंखों में गहराई से देखा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। एक पल में मेरी पिछली जिंदगी की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गई। मुझे आखिरकार याद आ गया कि आज क्या होने वाला था। ये एहसास होते ही मेरा पहला ख्याल यही आया कि तुरंत भाग जाऊं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लैंग बिंग बिंग ने शरारती मुस्कान के साथ अपनी ठुड्डी मेरी तरफ घुमाई। मुझे उसके जैसे लड़के पसंद है। उसी पल कई लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। जिबो पूरी तरह हैरान रह गया। जांग नुआ ने अजीब भावों के साथ मेरी ओर देखा और बिना पीछे मुड़े भाग गई। लैंग बिंग बिंग कुछ ही कदमों में हमारे पास पहुंच गई। उसकी नजर जिबोहा पर टिकी। क्लासमेट जिबोआ है ना, मैं चैन फैन से अकेले में थोड़ी बात करना चाहती हूँ। क्या तुम पहले वापस जा सकते हो? जिबो एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया। जरूर। इतना कहकर उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मुड़ते समय उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिख रहा था। हे भगवान, लैंग बिंग बिंग सच में उसका नाम जानती थी। क्या वह उसे लंबे समय से देख रही थी? भगवान जाने वह क्या सोच रहा था। लेकिन जियोडाटो ने बेचैनी से कंधे के ऊपर से पीछे मुड़कर देखा। मैं चुपचाप अपने सामने खड़ी लड़की को देखता रहा। मेरा दिल उलझी हुई भावनाओं से भरा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि एक दिन से भी कम समय में आज रात की घटनाएं पूरे स्कूल में फैल जाएंगी। सबको पता चल जाएगा कि लैंग बिंग बिंग मुझे पिछले जन्म में पसंद करती थी। सिर्फ उसके इस छोटे से मजाक की वजह से मैं स्कूल के हर लड़के का मुख्य निशाना बन गया। वे खुलेआम और छिपकर मेरा मजाक उड़ाते और मुझे परेशान करते। सबसे बुरे दौर में इसका असर मेरी पढ़ाई पर भी पड़ने लगा। मुझे चुप देखकर लैंग बिंग बिंग को अचानक थोड़ा बुरा लगा। शेनफान, हम। मेरी रूखी आवाज सुनकर वह थोड़ी चौंक गई। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें मुझे कुछ बताना है? अब तुम चुप क्यों हो? लैंग बिंग बिंग एक पल के लिए चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, सच कहूँ तो क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? लेकिन मैंने बस उपहास में हंसकर जवाब दिया। लैंग बिंग बिंग ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया। मैं सीरियस हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। तो मुझे क्या कहना है? हाँ, मेरे पुनर्जन्म के कुछ ही घंटों के भीतर। ऐसा नहीं है कि मैंने उसके साथ होने के बारे में सोचा नहीं था, लेकिन जोखिम बहुत ज्यादा थे। मैं अंदाजा नहीं लगा सकता था कि और क्या क्या मुसीबतें आ सकती है। किसी को भी मेरे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम को खतरे में डालने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लैंग बिंग बिंग भी नहीं। थोड़ी देर की खामोशी के बाद लैंग बिंग बिंग ने नजरें हटा ली और अपना वही ठंडा शांत अंदाज अपना लिया। मुझे माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा ही आगे बढ़कर बात की। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी, लेकिन मैंने अचानक बोल दिया, लैंग बिंग बिंग, क्या तुमने कभी सोचा है कि आज रात तुमने जो कहा उससे मुझे कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है? उसकी सवालिया नजरों का सामना करते हुए मैंने कंधे उचकाए। सिर्फ आज के दिन में तुम्हें पसंद करने वाले कई लड़कों ने मुझे परेशान कर दिया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं, और ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि तुमने खुद पहल करके मुझसे कुछ शब्द कहे थे। जरा सोचो, अगर आज रात का ये सीन बाहर पता चल गया तो क्या होगा? जरा सोचो तब कैसी स्थिति होगी। ये सुनकर उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी की एक झलक दिखी, फिर उसकी नजरें गंभीर हो गई। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं इसकी एक भी बात बाहर नहीं जाने दूंगी। अब बहुत देर हो चुकी है। अब तक लड़कियों के डॉर्मेट्री में जांग नुओ के रूममेट्स शायद उसे दिलासा देने में लगे होंगे, और मेरे डॉर्म रूम में जीबो शायद आज रात की घटनाओं का पूरा ब्यौरा दे रहा होगा। लैंग बिंग बिंग ने अपनी नजरें झुका ली। उसकी आवाज में ज्यादा सच्चाई थी। मुझे माफ करना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं उन्हें तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। मेरी नजरें थोड़ी डगमगाई। उसने असल में दूसरी बार मुझसे माफी मांगी थी। उस पल मेरा आधा गुस्सा गायब हो गया। मैंने कुछ पल सोचा और फिर बोला, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद इसे संभाल सकता हूँ। आखिरकार मैं 20 साल से ज्यादा का इंसान हूँ। भला मैं स्कूल के कुछ बच्चों से कैसे नहीं निपट सकता? अगर मैं इसे हल नहीं कर पाया तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। आखिरकार तुमने ही ये सब किया है। तुम्हारा क्या ख्याल है? लैंग बिंग बिंग के चेहरे पर हैरानी के भाव
दिखे। फिर वो हल्की सी हंसी। कोई बात नहीं। मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, तुम्हारे पहले वाले प्रपोजल के बारे में कहूँ तो मेरी जिंदगी के इस पड़ाव पर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम सबसे जरूरी चीज है, बाकी सब चीजें बाद में आती है। इतना कहकर मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया, वहाँ से जाने की तैयारी करने लगा। हैरानी की बात थी कि लैंग बिंग बिंग को अचानक कुछ समझ आया। वो तेजी से मेरे पीछे आई। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम बस ये कहना चाह रहे थे कि एग्जाम के बाद तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए मान जाओगे? मैं चलता रहा और बिना पीछे मुड़े जवाब दिया, नहीं। वो मानने को तैयार नहीं थी और जोर देने लगी। तो तुम्हारा क्या मतलब था? मैं पहले की तरह चुप रहा, बस अपनी चाल तेज कर दी। आखिरकार लैंग बिंग बिंग का सब्र का बांध टूट गया। उसने मजबूती से मेरी कलाई पकड़ी और मुझे दीवार से सटा दिया। चेन फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे ऐसे छेड़कर भागने वाले हो? लड़की की गर्म सांसें अचानक मेरे चेहरे के पास महसूस हुई। मेरी आंखें थोड़ी फैल गईं। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। उसने अपना सिर झुकाया और धमकी दी, क्या तुम मुझे बताओगे? अगर नहीं तो मैं पक्का करूंगी कि तुम सच में कुछ भी न कह पाओ। ऐसे माहौल में मैं उसकी दोहरी बात का मतलब कैसे नहीं समझ सकता था। मैंने तुरंत मन ही मन उसे बुरा भला कहा, तुम बुरी लड़की हो। और मैं सोच रहा था कि वो कितनी तमीजदार और अच्छी लड़की है। जैसे जैसे उसका चेहरा और करीब आवा, मैंने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। तुम जो सोच रही हो वही है। लैंग बिंग बिंग ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना चमक रही थी। वो और जोर देने ही वाली थी, लेकिन मैंने पूरी ताकत लगाकर उसे दूर धकेल दिया और बिना पीछे मुड़े सीधे डॉर्मेट्री की ओर भाग गया। लैंग बिंग बिंग मेरे पीछे नहीं आई, वो बस वहीं खड़ी रही। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान फैल गई। चेन फैन, अब मेरी नजर तुम पर है। थक थक मैं दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ। आखिरकार वो लड़की सिर्फ 18 साल की थी। मैं मानता हूँ कि मैं थोड़ा लालची हो गया हूँ। मुझे दोनों चाहिए, परीक्षा और लैंग बिंग बिंग। लेकिन अगर मुझे किसी एक को चुनना पड़े तो मैं निश्चित रूप से परीक्षा को चुनूंगा। अगर उसका मन बदल जाए और उसे किसी और से प्यार हो जाए तो मुझे इसे स्वीकार करना होगा। मैं बस यह देखने के लिए दांव लगा रहा हूँ कि क्या मुझे दोनों मिल सकते हैं। अपनी भावनाओं को समझने के बाद मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। जैसे ही मैं अपने डॉर्म रूम के दरवाजे पर पहुंचा, मुझे अंदर से उत्साहित फुसफुसाहट सुनाई दी। क्या ये सच है? जी बोड़ा, क्या लैंग बिंग बिंग ने सच में ऐसा कहा? हाँ, ये सच है। क्या तुमने जियांग नुओ का चेहरा नहीं देखा? वह कालिक जैसा काला पड़ गया था। मुझे पता था कि लैंग बिंग बिंग उसे बहुत पहले से पसंद करती थी, जब वह सफाई की ड्यूटी पर था। लैंग बिंग बिंग उसके पास से गुजरी और बिना कुछ कहे उसके लिए बोर्ड साफ कर दिया। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर थोड़ी देर सुनता रहा। फिर मैंने 2 बार दरवाजा खटखटाने का नाटक किया और दरवाजा खोल दिया। मेरे रूममेट्स जो उत्साह से बातें कर रहे थे, चौंके हुए पक्षियों की तरह तुरंत इधर उधर बिखर गए। चैन फैन वापस आ गया है। मैंने बस हामी भरते हुए हल्की सी आवाज निकाली और सीधे बालकनी में मुंह हाथ धोने चला गया। जब मैं अपना मुंह धो रहा था तो मेरे बगल में एक और व्यक्ति दिखाई दिया। मुझे यह जानने के लिए आंखें खोलने की भी जरूरत नहीं थी कि वह कौन है। जीबो की आवाज मेरे कानों तक पहुंची, जिसमें मिली जुली भावनाएं थी। तुमने और लैंग बिंग बिंग ने अभी क्या बात की? मैंने आंखें खोली और उसकी ओर देखा। तुम क्यों पूछ रहे हो? हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा। मैंने बस उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। क्या ऐसा है? जीबो ने अपनी नजरें झुका ली। और उसका जवाब क्या था? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि चुपचाप उसके चेहरे के भाव देखे। वह घबराहट में अपनी शर्ट का कोना पकड़े हुए था। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह बस चाहती थी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बनूं। जियोटो पूरी तरह हैरान रह गया। क्या ये सच में इतना हैरान करने वाला है? उसके रिएक्शन पर मुझे हंसी आ गई। काफी देर तक खामोश रहने के बाद उसने दबी हुई आवाज में पूछा, तो तुमने क्या कहा? मैंने उसे मना कर दिया। जाहिर है, मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। स्कूल में कम उम्र में डेटिंग मना है। इसके अलावा अगर मेरी पढ़ाई पर असर पड़ा तो और तुमने खुद ही तो कहा था कि वो अच्छी लड़की नहीं है। ओह हाँ, तुम सही कह रहे हो। उसे राहत महसूस करते देख मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। खैर, मैं नहाने जा रहा हूँ। तुम्हें भी जल्दी सो जाना चाहिए। ठीक है। जब मैं नहाकर बाहर निकला तो मेरे सभी 5 रूममेट्स बिस्तर पर जा चुके थे, लेकिन उनमें से कोई भी सो नहीं रहा था। सब अपनी अपनी डेस्क पर झुके हुए देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। एंट्रेंस एग्जाम्स पास ही थे और सब पर बहुत ज्यादा दबाव था। सब ठीक ठाक करने के बाद मैं बिस्तर पर गया और अपनी रीडिंग लाइट चलाकर पढ़ाई और रिविजन शुरू कर दिया। भले ही मैं अपनी पिछली जिंदगी में
में एक टॉप स्टूडेंट था, लेकिन इतने साल बीत चुके थे, बहुत सी बातें मुझे अब साफ साफ याद नहीं थी। अगर मैंने इन कुछ महीनों में अच्छी तरह से रिवीजन नहीं किया होता तो पहले जैसे नतीजे मिलना नामुमकिन था। अच्छी बात यह थी कि मेरा बेस अभी भी मजबूत था। जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, पुरानी बातें धीरे धीरे मेरे दिमाग में वापस आने लगी। मुझे अपनी काबिलियत पर बहुत भरोसा था। आखिरकार हाई स्कूल में मैं जीनियस के तौर पर मशहूर था। आधी रात हो चुकी थी, मैंने लाइट बंद की और सोने के लिए अपनी किताबें रख दी, लेकिन डॉर्मेट्री के कमरे में बाकी पांचों में से किसी के भी सोने का कोई इरादा नहीं दिख रहा था। मेरी तरफ से आवाज सुनकर उन्होंने मेरी ओर देखा। शायद वे सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी सोने क्यों जा रहा हूँ। अपने पिछले जीवन के आखिरी साल में मैं रोज देर रात तक जागता रहता था, लेकिन इस जिंदगी में मुझे देर तक जागने के खतरों का अच्छी तरह पता है। मैं दोबारा कभी अचानक मौत का अनुभव नहीं करना चाहता। हालांकि मैंने खुद को कुछ ज्यादा ही काबिल समझ लिया था। मैं बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक बाकी सब धीरे धीरे सो नहीं गए। मैं पूरी तरह जागा हुआ था, मुझे आराम नहीं मिल रहा था। जब भी मैं आंखें बंद करता, मेरे पिछले जीवन की घटनाएं साफ साफ मेरे सामने आ जाती। मुझे डर लग रहा था कि जब मैं जागूंगा तो खुद को अपने पिछले जीवन के उस छोटे से किराए के कमरे में पाऊंगा जहां मैं दिन रात ओवर टाइम करके बस थोड़े से पैसे कमाता था और मेरे रिश्तेदार मेरा सब कुछ निचोड़ कर खत्म कर देते थे। मुझे आज भी अपने टीचर की आंखों में दया और पछतावे का भाव साफ याद है जब हम दोबारा मिले थे। उस बात ने मेरी आत्मा पर गहरा जख्म छोड़ दिया था। मेरा भविष्य बहुत शानदार और उज्जवल हो सकता था, लेकिन मैंने एक बेकार जिंदगी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अनजाने में ठंडे आंसू बहने लगे और मेरा तकिया भीग गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर बाद मैं गहरी थकावट भरी नींद में सो पाया, लेकिन वो नींद बिल्कुल भी सुकून भरी नहीं थी। मैंने अपने पिछले जीवन के रिश्तेदारों के सपने देखे। वे खून चूसने वाले राक्षसों की तरह मेरे चारों ओर जमा हो गए थे और पागलों की तरह मेरे खून की आखिरी बूंद तक चूस रहे थे। चैनफान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा पाला पोसा है। क्या तुम इसके लायक भी हो? इस जिंदगी में बस चुपचाप डोंग चोंग में रहो। पूरे परिवार का खर्च उठाने के लिए पैसे कमाओ। भाई, इस महीने मेरे पास खर्च के लिए पैसे खत्म हो गए हैं। प्लीज मुझे कुछ 1000 येन ट्रांसफर कर दो। चैनफान, तुम्हारे छोटे भाई को घर खरीदने के लिए अभी भी 200,000 येन की कमी पड़ रही है। बड़े भाई होने के नाते तुम्हें कोई न कोई रास्ता निकालना ही होगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं किसी अतल गहराई में खींचा जा रहा हूँ। दम घुटने जैसा बेबस महसूस कर रहा हूँ। हालांकि उस सबसे अंधेरे पल में रोशनी के सामने से एक आकृति मेरी ओर बढ़ी। उसने हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसने धीरे से मेरे माथे पर एक चुंबन लिया। चैनफान, मैं यहाँ हूँ। उसी पल मुझे एक गर्म सीने का एहसास हुआ, एक ऐसी गले लगाने वाली हरकत जिसने मुझे अजीब सी शांति का अनुभव कराया। मैंने उस व्यक्ति का चेहरा साफ साफ देखने की कोशिश की। आखिरकार मैंने उसे देख ही लिया। वह लैंग बिंग बिंग थी। उफ, अचानक मेरी आंखें खुल गईं और मैं हाफने लगी। जब मैंने साफ देखा कि मैं डॉर्मेट्री में हूँ तो मेरे तेजी से धड़कते दिल को कुछ राहत मिली। सच में मुझे एक नई जिंदगी मिली थी। मैं दबे पांव बिस्तर से उतरी और कपड़े बदलकर तैयार होने लगी। सुबह के 6 बज चुके थे। मेरे रूममेट्स अभी भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और कमरे से बाहर निकल गई। सीधे स्कूल कैफेटेरिया गई और 2 मांतो स्टीम्ड बंस खरीदे। फिर मैं सीधे क्लासरूम की ओर बढ़ गई। मैं काफी जल्दी पहुंच गई थी, लेकिन क्लास में पहले से ही कुछ लोग मौजूद थे। ये देखकर मैंने मन ही मन आह भरी। सीनियर ईयर सच में बहुत दबाव वाला होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। क्लासरूम में भीड़ बढ़ती गई। सेल्फ स्टडी की घंटी बजते ही जियोडा और उसके साथी पहुंचे। पूरी क्लास में नजर घुमाने पर लैंग बिंग बिंग और उसकी सहेलियों को छोड़कर बाकी सब मौजूद थे। लिटरेचर टीचर क्लास में आए। खाली सीटें देखकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था कि उन्हें इसकी आदत हो चुकी है। क्लास खत्म होने ही वाली थी कि लैंग बिंग बिंग कुछ दूसरी लड़कियों के साथ आराम से अंदर आई। लैंग बिंग बिंग सबसे आगे थी। उसके पीछे जो चिन, जांगली और लू मैंगन थे। मुझे नहीं पता कि ये मेरा वहम था या नहीं, लेकिन जब वे मेरी सीट के पास से गुजरे तो उनकी नजरें लगातार मुझ पर ही टिकी थी। मैंने तुरंत अंदाजा लगा लिया कि क्या हो रहा था। जब पीरियड खत्म हुआ तो डोटा मेरे पास आया और मुझे साथ में रेस्ट रूम चलने के लिए कहा। हैरानी की बात ये थी कि जब हम रेस्ट रूम से बाहर निकले तो हमारी मुलाकात अगली क्लास के कुछ लड़कों से हुई। बीच में खड़ा लड़का जांग नुओ था, जिसकी आंखें लाल और सूजी हुई थी। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसकी नजरें मुझ पर ही जम गईं और हटी नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी नाराजगी थी। मैंने जियोडा को वहां से खींच कर ले जाने की कोशिश की। अचानक वो उन लड़कों को लेकर मेरा रास्ता रोकने आ गया।
गया। उसने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरा। क्या तुम चैन फैन हो? तुम्हारे बारे में सुनना एक बात है, लेकिन तुमसे मिलना दूसरी है। तुम कुछ खास नहीं लग रहे। क्या कोई गड़बड़ है? मैंने दोस्ताना दिखने की भी कोशिश नहीं की। क्या तुम और लैंग बिंग बिंग डेटिंग कर रहे हो? जांग नुओ ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। मैं मुस्कुराया। ये तुम्हारा काम नहीं है ना? जांग नुओ के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसे गुस्सा आने ही वाला था, लेकिन उसके बगल में खड़े लड़कों ने उसे रोक लिया। उसने दांत पीसते हुए धमकी दी। ये मत सोचो कि लैंग बिंग बिंग सच में तुम्हें पसंद करती है। वो किसी को पसंद नहीं करती। उसके परिवार ने बहुत पहले ही उसके लिए शादी का रिश्ता तय कर दिया था। वो यहाँ बस मजे कर रही है। मैंने हल्का सा सिर हिलाया और जाने से पहले एक और बात कही। बताने के लिए शुक्रिया। इस बार जांग नुओ और उसके ग्रुप के हैरान होने की बारी थी। हंसी छूट पड़ी। चैन फैन, क्या तुमने देखा? जांग नुओ का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कचरा खाया हो। उनके दूर जाने के बाद जिबो मजे लेने लगा। मैंने बस एक फीकी सी मुस्कान दी और कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर भी, चैन फैन, मैंने सुना है कि लैंग बिंग बिंग का राजधानी में सच में कोई मंगेतर है। शायद। तो चैन फैन, बेहतर होगा कि हम लैंग बिंग बिंग जैसे लोगों से दूर रहें। वो यहाँ सिर्फ मजे करने आई है। मैंने उसे एक खास नजर से देखा। अगर मैंने उसका असली चरित्र पहले ही न जान लिया होता तो शायद मुझे सच में लगता कि उसे मेरी परवाह है। एक तरफ वो मुझे लैंग बिंग बिंग से दूर रहने के लिए कहता है, जबकि दूसरी तरफ वो लैंग बिंग बिंग का ध्यान खींचने की हर कोशिश करता है। मैंने उससे बस इतना कहा, चिंता मत करो, मेरी अपनी योजनाएं हैं। फिर मैं क्लासरूम की ओर चल दिया। वो मेरे पीछे पीछे मेरी सीट तक आने वाला था। हालांकि मेरे बगल वाली खाली सीट पर पहले ही यांग ली और बाकी लोग बैठ चुके थे। वे लैंग बिंग बिंग की डेस्क के चारों ओर जमा थे और हमारी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। मैंने हल्का सा खांसा। माफ करना, क्या आप मुझे रास्ता दे सकते हैं? तुरंत ही उनमें से कई लोग एक साथ मुड़े। मैं देखकर उनके चेहरे मुस्कान से खिल उठे। ईजी आ गई है। तुम लड़कियां रास्ते से हट जाओ। ईजी प्लीज बैठ जाओ। पूरा ग्रुप दोनों तरफ हट गया। सब लोग खिलखिला रहे थे। लैंग बिंग बिंग अपनी जगह पर पैर रखकर बैठी थी और बिल्कुल एक शालीन युवा महिला लग रही थी। मुझे देखते ही उसने हल्की सी मुस्कान दी और आंखों से बैठने का इशारा किया। जैसे ही मैं बैठी, मुझे योडा की उत्सुक आवाज सुनाई दी। अरे, सब चैन फैन को यीजी क्यों कहते हैं? हम सिस्टर बिंग बिंग कहते हैं ना। इससे पहले कि जैन ली अपनी बात पूरी कर पाती, लैंग बिंग बिंग ने खासकर उसे रोक दिया। पास खड़े जो चियन ने जल्दी से समझाया, ये हमारी क्लास का स्तंभ है, उसे ऐसा बुलाना गलत नहीं है ना? जिबो ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वो समझ गया हो। मुस्कुराते हुए उसने कहा, लगता है मुझे भी अब से तुम्हें ये ही बुलाना चाहिए। मजाक बंद करो। ठीक है चैन फैन, इस एग्जाम की रैंकिंग आ गई है। होम रूम टीचर पक्का अगले पीरियड में इसकी घोषणा करेंगे। मुझे इस एग्जाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। मुझे बस आने वाले जरूरी एग्जाम की चिंता थी। अगर मेरे नतीजे बहुत खराब हो जाते तो टीचर पक्का मुझे खुलकर बात करने के लिए बुलाते। जिबोटो ने रोते हुए कहा कि उसका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। मैंने कुछ शब्दों से उसे दिलासा दिया। आखिरकार स्कूल की घंटी बजी। मैंने लेक्चर की तैयारी के लिए अपनी इंग्लिश की किताब निकाली, लेकिन अचानक मुझे लगा कि कोई मेरे बालों के साथ खेल रहा है। मैंने अपना सिर थोड़ा सा एक तरफ झुकाया और देखा कि लैंग बिंग बिंग अपनी डेस्क पर झुकी हुई थी। वो होठों पर हल्की मुस्कान लिए मुझे देख रही थी। मैंने अपनी आवाज धीमी की। तुम क्या कर रही हो? मैं पेन नहीं लाई, मुझे एक पेन दो। बिना पेन के क्लास में जाने वाला स्टूडेंट बिना बंदूक के युद्ध में जाने वाले सैनिक जैसा ही होता है ना? मैं उसके लिए पेन लेने ही वाली थी कि अचानक जैंग ली बोल पड़ी, सिस्टर बिंग बिंग, अगर आप पेन नहीं लाई तो बस मुझे बता देती, मेरे पास यहाँ बहुत सारे हैं। उसने कई पेन निकाले और उसे पकड़ा दिए। लैंग बिंग बिंग के चेहरे के भाव कड़े हो गए, लेकिन आखिर में उसने पेन ले ही लिए। आगे कोई दिक्कत न देख मैंने पढ़ना जारी रखने का सोचा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपथपाया। क्या तुम्हारे पास लाल पेन है? मुझे कुछ गलतियाँ ठीक करनी है। मैंने हैरानी से अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या मैं सही सुन रही हूँ? सबसे बड़ी मिस लैंग को असल में गलतियाँ ठीक करनी है। मैं उसे पेन देने ही वाली थी कि तभी जैंग ली की आवाज फिर सुनाई दी। मेरे पास भी लाल पेन है सिस्टर बिंग बिंग, मैं आपके लिए एक ढूंढती हूँ। लैंग बिंग बिंग परेशान हो गई। तुम तो दिन भर पढ़ाई नहीं करती, फिर तुम्हारे पास इतने सारे पेन क्यों हैं? खराब स्टूडेंट्स के पास अक्सर बहुत सारा स्कूल का सामान होता है, जैंग ली ने गर्व से जवाब दिया। लैंग बिंग बिंग ने झुंझलाहट में अपने बाल बिखेर लिए। पास खड़ी श्याओ चियान ने मतलब भरी मुस्कान के साथ कहा, जैंग, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिस्टर बिंग बिंग को पेन की जरूरत है? ठीक है, तुम्हें जिंदगी में कभी बॉयफ्रेंड नहीं मिलेगा। उन्हें एक दूसरे से बहस करते और मजाक करते हुए सुनकर मेरे होठों पर अनजाने में मुस्कान आ गई। मैंने आराम से अपने पेंसिल केस से एक लाल पेन निकाला। बिना पीछे मुड़े मैंने हाथ पीछे बढ़ाया। मेरे पास 2 है, मैं तुम्हें एक दे दूंगी। थैंक्स। आई। लैंग बिंग बिंग की आवाज में हल्की हंसी थी। तभी होम रूम टीचर सेंग जिविन अंदर आए। तब जाकर वे दोनों चुप हुए। टीचर पोडियम पर गंभीरता से खड़े हो गए। पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया। आखिरकार
वे बोले, इस मिड टर्म एग्जाम में हमारी क्लास का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। औसत स्कोर क्लास 9 से 3 पॉइंट कम है। हम पूरे ग्रेड में दूसरे नंबर पर है। ग्रेड के टॉप 10 में हमारी क्लास के 3 स्टूडेंट्स हैं। यांग जोर 9वें स्थान पर, पेंग याओंग 6ठे स्थान पर और चेन फैन दूसरे स्थान पर। होम रूम टीचर के बोलने के बाद क्लास में तालियां बजने लगी। मैंने भी सबके साथ तालियां बजाई। पीछे से एक ताना सुनाई दिया, वाह देखो बड़े विद्वान को, तुम किस लिए ताली बजा रही हो। मेरी हरकतें रुक गईं। मैंने कुछ और बार ताली बजाई। इस बार ये तारीफ के लिए ताली है, लेकिन अगली बार शायद आलोचना और सवाल जवाब के लिए हो। तालियों के बाद सब डांस सुनने के लिए तैयार हो गए। अचानक होम रूम टीचर का अंदाज बदल गया। उन्होंने कहा, इस एग्जाम के नतीजे तो अब पुरानी बात हो चुके हैं। बस इतना काफी है कि आप अपनी काबिलियत को जानते हैं। मैं इस बारे में और कुछ नहीं कहना चाहता। ये सुनकर क्लास में सभी ने राहत की सांस ली। था कि अगले ही पल टीचर कहेंगे, अगला एग्जाम ही असल में सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ तक कि मैं भी थोड़ा चौंक गया। अगला एग्जाम अगले हफ्ते सीनियर स्टूडेंट्स के लिए शहर भर के स्कूलों के बीच एक रैंकिंग एग्जाम होने वाला है। मैं फिर से कहता हूँ, ये एग्जाम बहुत जरूरी है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसे बहुत गंभीरता से लेंगे। इसके बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा वहाँ मुझे सुनाई नहीं दिया। मेरे दिमाग में बस 3 शब्द गूंज रहे थे, मैं तो गया। मुझे लगा था कि मेरे पास अभी समय है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शहर भर के स्कूलों का ये एग्जाम अचानक आ जाएगा। मुश्किल से 10 दिन बचे थे। भले ही मैं अपनी जान लगाकर पढ़ता, तब भी मुझे डर था कि मैं समय पर तैयारी पूरी नहीं कर पाऊंगा। फिर भी मुझे अपनी जानकारी को जितना हो सके पक्का करना था, ताकि उस समय तक मेरी हालत इतनी बुरी न हो। ये तय करने के बाद अगले कुछ दिनों तक मैंने पढ़ाई में अपनी पूरी जान लगा दी। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं खाना पीना और सोना तक भूल गया था। गियोटा मुझसे पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम्हारे ग्रेड्स तो पहले से ही इतने अच्छे हैं, तुम अभी भी अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो। मेरे मन में एक ऐसी कड़वाहट थी जिसे मैं जाहिर नहीं कर सकता था। कौन सोच सकता था कि मैं असल में भविष्य से आया हुआ एक वेज स्लेव, मजदूरी करने वाला गुलाम हूँ। मेरी कड़ी मेहनत और लैंग बिंग बिंग और उसके दोस्तों की मौज मस्ती में जमीन आसमान का फर्क था। वे क्लास छोड़ देते थे, ऊँगते रहते थे और फोन पर खेलते रहते थे। टीचर भी बस अनदेखा कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, स्कूल में उनके बारे में अफवाहें फैलने लगी। शनिवार शाम की सेल्फ स्टडी के बाद मुझे हॉस्टल लौटने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए मैं पढ़ाई जारी रखने के लिए वहीं रुका रहा। रात के लगभग 10 बजे मैं अपना सामान समेटकर निकलने के लिए तैयार हुआ। तब तक कैंपस सुनसान हो चुका था। मेरा ध्यान अभी भी मैथ के आखिरी सवाल में उलझा हुआ था, इसलिए मैंने सामने से आते हुए लोगों को नहीं देखा। जब तक मुझे एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। क्या ये क्लास 20 का होनहार स्टूडेंट चेन फैन है? उनके आगे चल रहा लड़का बिल्कुल गुंडे जैसा लग रहा था। उसके पीछे 2 और लोग थे। एक नजर में ही साफ पता चल रहा था कि ये तीनों अच्छे लोग नहीं हैं। उन्हें पहचानने के लिए बस एक नजर काफी थी। ये वही लोग थे जिन्होंने उस दिन रेस्ट रूम में मेरा रास्ता रोका था, जिस दिन मेरा पुनर्जन्म हुआ था। उनके लीडर का नाम यी मिंग श्वेन था। वो लैंग बिंग बिंग का सबसे बड़ा दीवाना फैन था, इसीलिए वो हमेशा मुझे निशाना बनाने के तरीके ढूंढता रहता था। अपने सामने खड़े उन 3 गुस्सैल छात्रों को देखकर मैंने जल्दी ही खुद को संभाला। वे बस 3 नासमझ लड़के थे। क्या उन्हें लगता था कि बड़े होने का मतलब है कि वे कुछ भी कर सकते हैं? ये सोचते हुए मैंने अपनी नजरें थोड़ी ऊपर उठाई। मेरे रवैये ने ये मिंगविन को हैरान कर दिया। पिछली बार मैं बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने उनकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं की थी, लेकिन इस बार मेरे चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि मेरी आंखों में थोड़ी नफरत भी थी। लगता है पिछली बार मैंने जो कहा था वह तुम लोगों को समझ नहीं आया, है ना? या पिछली बार की पिटाई काफी नहीं थी? यिंग श्वेन ने गुस्से में कहा। उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया ताकि मेरे चेहरे पर मुक्का मार सके, लेकिन अब मैं ऐसी नहीं थी कि कोई मुझे परेशान कर सके। जैसे ही उसका हाथ नीचे आया, मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसका हाथ रोक दिया। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, मैंने अपना बायां हाथ घुमाया और बदले में जोरदार थप्पड़ मारा। कड़क सन्नाटे भरी रात में थप्पड़ की आवाज गूंज उठी। मिंग श्वेन, भाई श्वेन। यिंग श्वेन ने अपना चेहरा पकड़ लिया और हैरान खड़ा रह गया। मैंने अपने दर्द करते हाथ को धीरे से हिलाया। मेरी आवाज में बर्फी ठंडक थी। ये थप्पड़ मेरे अपने लिए था। इसे एक सबक समझो कि इंसान कैसे बनते हैं। हर मनमौजी हरकत पर दूसरों को थप्पड़ मारने की कोशिश मत करो, क्योंकि देर सवेर वे थप्पड़ तुम्हारे अपने चेहरे पर ही वापस आएंगे। यामिंग गुइन ने मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे उपदेश देने के लायक हो? मुझे धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है। मैं बस तुम्हारे माता पिता की तरफ से तुम्हें थोड़ा अनुशासन सिखा रही हूँ। मैं हल्की सी मुस्कुराई, फिर अपना लहजा बदलते हुए मैंने शांत
शांति से कहा, मैं तुम्हें एक और बात याद दिला दूं, तुम जैसे इंसान की तरफ लैंग बिंगबिंग एक नजर भी नहीं डालेगी। अगर मैं वहाँ ना भी होती तो भी उसके बगल में खड़ा होने वाला इंसान तुम कभी नहीं होते। लैंग परिवार जैसे बैकग्राउंड वाले लोग तुम जैसे अनपढ़ और कम जानकारी वाले लड़के पर भला क्यों ध्यान देंगे? मेरी बातें येंग शुएन के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी थी। गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई और वो अपने साथी पर चिल्लाया, तुम भी उसे पकड़ो, आज मैं उसका मुंह सूजा दूंगा। दोनों लड़कों को अपनी तरफ आते देख मैं तुरंत पूरी रफ्तार से भागने लगा। एक तरफ मैं और मेरा कमजोर शरीर और दूसरी तरफ 3 लड़के। मैं पक्का हार जाता। और इस तरह शांत कैंपस में एक नजारा देखने को मिला। मुझ जैसा कमजोर दुबला पतला लड़का हाथों में किताबों का ढेर लिए अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और 3 लड़के उसका पीछा कर रहे थे। हार मानने को तैयार नहीं थे। थोड़ी देर भागने के बाद मुझे स्कूल का गेट पास ही दिखाई दिया। मैं सोच ही रहा था कि क्या गार्ड से मदद मांगूं, तभी मैंने गेट से अंदर आते हुए लोगों का एक ग्रुप देखा। जब मैंने उनके लीडर की परछाई साफ देखी तो मुझे लगा जैसे मुझे मेरा रक्षक मिल गया हो। मैं तुरंत उस व्यक्ति की ओर भागा। लैंग बिंगबिंग को महसूस हुआ कि कोई अचानक उनकी बाहों में आ गिरा है। स्वाभाविक रूप से उन्होंने मुझे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन एक जानी पहचानी खुशबू पाकर रुक गई। चेन फैन। लैंग बिंगबिंग ने थोड़ा हैरान होकर नीचे देखा। मैं उनसे आधा सिर ऊंचा था। हांफते हुए मैंने उनकी स्कूल जैकेट पकड़ ली। कुछ बोल नहीं पा रहा था। लैंग बिंगबिंग। उसी पल ई मिंगवेन और उसका गैंग वहां पहुंच गया और सामने का नजारा देखा। डर के मारे उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? लैंग बिंगबिंग ने उन तीनों की ओर देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उनके चेहरे के भाव एकदम ठंडे पड़ गए। वे मुझे पीटना चाहते थे। इससे पहले कि मैं अपनी सांसें ठीक कर पाता मैंने जल्दी से उनकी शिकायत कर दी। मुझे पता था कि ऐसी स्थिति में वो पक्का मेरा ही साथ देंगी। तुम्हें पीटना? लैंग बिंगबिंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जो उन्हें जानते थे वे समझ गए कि यह उनके गुस्से के भड़कने का संकेत था। उन्होंने उन तीनों लड़कों की ओर देखा। उनकी आंखों में ठंडी सख्ती थी। ऐसा नहीं था, यह उसी ने किया। येंग शुएन ने जल्दी से मेरे चेहरे की ओर इशारा किया। उसने पहले मुझे मारा। अगर यकीन न हो तो मेरा चेहरा देखो। ऐसा है क्या? लैंग बिंगबिंग हल्की सी मुस्कुराई। उसकी नजर एक पल के लिए भी उस पर से नहीं हटी। मिस लैंग, चेन फान ने ही सबसे पहले हमला किया था। हमारे भाई जवान ने तो उसे एक उंगली तक नहीं लगाई है। ई मिंगवान के साथ खड़े गुर्गे ने तुरंत उसका साथ दिया। ये सुनकर मैंने बस अपनी आंखें घुमा ली। अगर मैंने जल्दी रिएक्ट न किया होता तो ई मिंगवान का थप्पड़ बहुत पहले ही मेरे चेहरे पर पड़ चुका होता। लैंग बिंगबिंग को कोई प्रतिक्रिया न देते देख ई मिंगवान बस उसे बहुत ही दयनीय नजर से देखा। क्लास 121 का मिंग शुएन। क्लास 115 की सिस्टर जू मेरी बड़ी बहन है। मेरी बहन ने एक बार आपके साथ डिनर भी किया था। सिस्टर बिंग, क्या आपको शी यू याद है? लैंग बिंगबिंग ने माथे पर बल डाला। उसने जांग ली और झाओ चिन की ओर देखा। उसे कुछ भी याद नहीं आया। जो चियन ने अपना सिर हिलाया। जांग ली ने कुछ पल सोचा और फिर अचानक उसे याद आया। यह वही समय था जब हम नेट कैफे गए थे। आशिंग उस दिन बिजी था और नहीं आ पाया था, इसलिए उसने टीम पूरी करने के लिए उसे साथ ले लिया। खेलने के बाद सिस्टर बिंग ने कहा कि उन्हें भूख लगी है, इसलिए वो भी हमारे साथ आ गई। किसे पता था कि जब हम खाना खा रहे होंगे तो कुछ लड़के अचानक अंदर आ जाएंगे। यह यूमिंगवान शायद उन्हीं में से एक था। और तुम इसे साथ में डिनर करना कहते हो? हाँ। यूमिंगवान ने देखा कि जांग ली को याद आ गया है और उसने बड़ी उम्मीद के साथ सिर हिलाया। उसे हैरानी हुई जब लैंग बिंगबिंग ने बस हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वो गहरी सोच में डूबी हो। फिर उसने मेरी तरफ देखा। तुमने सच में उसे मारा था, ऐसा कह सकते हैं। मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ सिर हिलाया। लैंग बिंगबिंग हल्की हंसी। उसने फिर अपनी नजरें उठाई। उसकी ठंडी नजरें यी मिंगवान पर पड़ी, जो उम्मीद और शिकायत भरी नजरों से देख रहा था। लैंग बिंगबिंग के होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। उसकी आवाज बेपरवाह थी। जब चोट लग ही चुकी है तो तुम इसके बारे में क्या करना चाहते हो? मिस लैंग। येंग शुएन इतना हैरान था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चेन फैन। अचानक उसका मेरे नाम से बुलाना सुनकर मैं चौंक गया। मैंने खाली नजरों से ऊपर देखा। क्या उसे मारने में मजा आया? अगर नहीं तो मैं तुम्हें उसे और मारने दूंगी। मैं कुछ पल तक बिना कुछ कहे उसे घूरता रहा। मेरे मन में अचानक एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। ऐसा लगा जैसे ये पहली बार था जब किसी ने बिना किसी शर्त के मेरा बचाव किया और मेरा साथ दिया। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल में उठ रही अजीब भावनाओं को दबाने की कोशिश की। धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है। लैंग बीबी ने सिर हिलाया और वापस येंग शुएन के ग्रुप की ओर देखा। उसके ठंडे चेहरे पर साफ बेताबी दिख रही थी। क्या तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? मिस लैंग। यिमिंग शुएन अभी भी मानने को तैयार नहीं था। वो नम आंखों से उसे देख रहा था, लेकिन वो बेदर्द थी। दफा हो जाओ। युमिंग ने होठ सिकोड़े। उसने अपना चेहरा पकड़ा और भाग गया जब तक कि वो ओझल नहीं हो गया। उसके 2 चमचों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे भी पीछे पीछे चले गए। इस पल जो चियन बहुत समझदार निकली, उसने बाकी दोनों को
को अपने पास खींचा। अरे सिस्टर बिंग बिंग, आप और चैन फैन आराम से बात कर लीजिए, हम लोग पहले डॉर्म वापस जा रहे हैं। इतना कहकर वे तीनों फटाफट वहाँ से निकल गए। थोड़ी ही देर में स्कूल गेट पर सिर्फ लैंग बिंग बिंग और मैं ही बचे। आसपास कोई और नहीं था, इसलिए मैंने तुरंत एक कदम पीछे हटकर हमारे बीच की दूरी बढ़ा ली। शुक्रिया। क्या बस एक साधारण सा शुक्रिया? लैंग बिंग बिंग ने भौहें ऊपर उठाई। उनकी नजरों में मजाक की झलक थी। मैं एक पल के लिए चुप रहा, कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। क्यों ना मैं आपको किसी और दिन खाना खिलाऊं? आज से बेहतर दिन क्या हो सकता है? आज ही तय करते हैं, लेकिन देर हो चुकी है। वैसे भी हमने आज दोपहर में खाना खाया था। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज सुनाई दी। मुझे तुरंत अपने चेहरे पर गर्मी महसूस हुई। सच कहूं तो मेरा मन कर रहा था कि कहीं छिप जाऊं। लगता है तुम्हारा पेट विरोध कर रहा है, मैंने जिद करते हुए कहा। स्कूल जल्द ही बंद होने वाला है। कोई बात नहीं, सिस्टर बिंग तुम्हारे लिए बात संभाल लेंगी, लैंग बिंग बिंग ने मजाक मजाक में पूछा। तो तुम क्या खाना चाहते हो? क्या हम बारबेक्यू खा सकते हैं? मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने बहुत ईमानदारी से जवाब दिया। इस महीने का मेरा अलाउंस लगभग खत्म हो चुका है। बस एक बार बारबेक्यू खाने से ही मुझे अगले पूरे हफ्ते भूखा रहना पड़ सकता है। लैंग बिंग बिंग कुछ पल के लिए चुप हो गई। तो असली समस्या ये थी। अगले ही पल उन्होंने अपना हाथ मेरे गले पर रखा, फिर वे मुझे स्कूल गेट की ओर खींचने लगी। चलो, सिस्टर बिंग की तरफ से दावत है। जब बात यहाँ तक आ ही गई थी तो मुफ्त का खाना न छोड़ने के उसूल को मानते हुए मैं उनके पीछे हो लिया। मैंने विनम्रता से कहा, शुक्रिया सिस्टर बिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सिस्टर बिंग कहने की? उनकी इस अचानक कही बात ने मुझे पूरी तरह उलझन में डाल दिया। मुझसे सीखो, तुम्हें मुझे सिस्टर लैंग बिंग बिंग कहना चाहिए। मैं धीरे से हंसा और उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। मुझ जैसे 20 साल से ज्यादा उम्र के प्रोफेशनल आदमी से 18 साल की लड़की को सिस्टर कहलवाना। सपने देखते रहो। डोंगचांग हाई स्कूल के पीछे एक फूड स्ट्रीट थी। वहाँ बारबेक्यू और मालाटांग से लेकर तरह तरह के स्क्यूअर्स, सीख कबाब तक सब कुछ मिलता था। लैंग बिंग बिंग मुझे बारबेक्यू के एक साफ सुथरे स्टॉल पर ले गई। जैसे ही हम बैठे उन्होंने मुझसे कहा कि मैं खुद जाकर डिशेस चुन लूं। शुरू में तो मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन जब मैंने चमकती हुई चीजें देखी तो मैं खुद को और चीजें लेने से रोक नहीं पाया। इन दिनों मैं रोज बस मांटो, एक तरह की स्टीम्ड ब्रेड ही खा रहा था। मेरा मुंह बिल्कुल बेस्वाद हो गया था। अब बारबेक्यू की खुशबू सूंघते ही मेरे मुंह में पानी आने लगा। चुनी हुई चीजें मालिक को देने के बाद मैं तुरंत अपनी सीट पर वापस आ गया। लैंग बिंग बिंग नीचे की ओर देख रही थी और मैसेज भेज रही थी। मैंने धीरे से पूछा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने बस कुछ चीजें रैंडमली चुन ली। क्या तुम कुछ और चुनना चाहती हो? नहीं, ठीक है, मुझे भूख नहीं है, मैंने अभी अभी डिनर किया है। लैंग बिंग बिंग ने अपना फोन रखा और मेरी तरफ देखा। अभी भूख नहीं है, तुमने कहा था। मैं चुप हो गया। अगर मुझे भूख न लगी होती तो शायद वो इस समय खाने के लिए बाहर नहीं आती। सही बात है। लैंग बिंग बिंग ने अचानक अपना फोन मेरे सामने कर दिया। मुझे बताओ। अपने सामने फोन देखकर मैंने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। थोड़ी देर बाद मैंने हल्का सा सिर हिलाया। मेरे पास फोन नहीं है। उसकी आंखों में हैरानी देखकर मैंने बहुत गंभीरता से कहा। मैंने कंधे उचकाए। सच में मेरे पास फोन नहीं है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आजकल ज्यादातर हाई स्कूल के छात्रों के पास फोन होते हैं, बस उनके होमरूम टीचर अक्सर उन्हें जब्त कर लेते हैं। बिना फोन के तुम आम तौर पर अपने परिवार से कैसे संपर्क करते हो? लैंग बिंग बिंग ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा। आम तौर पर ज्यादा संपर्क नहीं रहता। अगर कुछ जरूरी हो तो मैं किसी क्लासमेट का फोन उधार ले लेता हूँ। डॉर्म के नीचे एक पब्लिक फोन बूथ भी है। लैंग बिंग बिंग ने ऐसे सिर हिलाया जैसे वे समझ गई हो और आगे कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखी। मैंने ऐसा दिखावा किया जैसे मैंने कुछ नहीं देखा और चुपचाप अपनी ड्रिंक पीता रहा। थोड़ी देर बाद मालिक बारबेक्यू की एक खुशबूदार प्लेट लेकर आया। उसकी जबरदस्त खुशबू मेरी नाक में भर गई, लेकिन अपनी शान बनाए रखने के लिए मैं वहाँ शांत रहने की कोशिश करता रहा। लैंग बिंग बिंग शायद मेरे दिखावे को समझ गई थी। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी और बोली, बस खा भी लो। उसकी बात सुनकर मैंने और इंतजार नहीं किया। मैंने तुरंत एक स्क्यूअर उठाया और खाने लगा। मैंने बहुत तेजी से खाया। धीरे धीरे मेरा पेट भरने लगा। मैंने अपनी रफ्तार धीमी कर दी। फिर भी मेरे सामने बैठी लैंग बिंग बिंग ने अपने खाने को मुश्किल से ही छुआ था। उसने बस अपनी ठुड्डी को हाथ पर टिकाया और मुझे ध्यान से देखने लगी। लैंग बिंग बिंग, तुम खा नहीं रही हो? अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं सब खत्म कर दूंगा। मैंने बारबेक्यू की प्लेट की तरफ देखा। उसने सिर हिलाया और हंस पड़ी। तुम खाओ, अगर कम पड़े तो और मंगवा लेना। इतना काफी है, इतना काफी है। मैंने जल्दी से मना किया और फिर से खाने लगा। चेन फैन, उसने अचानक मेरा नाम लिया। मैंने जल्दी से मुंह में भरा खाना निकला और हैरान होकर उसकी तरफ देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे पढ़े लिखे इंसान में इतनी हिम्मत होगी। तुमने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत भी की। उसकी आवाज में मजाक था। मैं तो बस जवाब दे रहा था। उसने ही मुझे पहले मारा था। मैंने मुंह बनाते हुए बुदबुदाया। अचानक लैंग बिंग बिंग की आंखें ठंडी पड़ गईं। उसने तुम्हें मारा? ये कब हुआ? मैंने बात टालते हुए कहा। छोड़ो भी, अब सब खत्म हो गया है। खैर, अब हिसाब बराबर हो गया। लैंग बिंग बिंग थोड़ी देर चुप रही।
उसने एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने जल्द ही खाना खत्म किया और उसके साथ बारबेक्यू की जगह से निकल गया। जाहिर है बिल लैंग बिंग बिंग ने ही दिया। एक बबल टी की दुकान के पास से गुजरते हुए लैंग बिंग बिंग बिना कुछ कहे मुझे अंदर खींच ले गई। उसने एक बबल टी खरीदी और मेरे हाथों में थमा दी और इसलिए मैं उसके साथ साथ बबल टी पीते हुए आराम से स्कूल की तरफ वापस जा रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था। लैंग बिंग बिंग ने मेरे खुश मिजाज चेहरे को देखा। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उसने पहले क्यों नहीं देखा कि मुझे खुश करना असल में कितना आसान है। असल में जब वो मुझसे बात करती थी तो मैं हमेशा उससे बचने के तरीके ढूंढता रहता था। शायद कुछ एहसास होने पर लैंग बिंग बिंग अचानक बोली, चेन फैन, मुझे लगता है कि तुम आजकल थोड़े अलग हो गए हो। ये सुनकर मेरे कदम थोड़े लड़खड़ाए। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या मैं बहुत जल्दी बदल गया? क्या उसे कुछ पता चल गया? क्या तुम्हें पिछले महीने की बात याद है? टीचर ने तुम्हें एग्जाम के काम के लिए बुलाया था और तुम्हारे पास खाने का समय नहीं था। मैंने तुम्हें ब्रेड का एक टुकड़ा देने की कोशिश की थी लेकिन तुमने उसे लेने से साफ मना कर दिया था। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक महीने में सब कुछ बदल जाएगा। जब मैंने तुम्हें बारबेक्यू खिलाया तो तुमने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई और तुम उस बबल टी का भी मजा ले रहे हो, है ना? मुझे थोड़ी शर्मिंदगी के साथ वो बात याद आई। ऐसा लगता है कि सच में ऐसा हुआ था। क्या मैं सच में तब इतना जिद्दी था? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए था क्योंकि गुइबो था उसके बारे में बुरा भला कहता रहा था जिससे मुझे उससे डर भी लगता था और नफरत भी। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। ये सोचकर मैं मन ही मन गुइबोधा को खूब बुरा भला कहने लगा। वो किसी काम का नहीं है लेकिन लोगों के बीच दूरियां पैदा करने में वो माहिर है। मैंने थोड़ी देर सोचा और सच सच बताने का फैसला किया। शायद इसलिए क्योंकि तब स्कूल में तुम्हारे बारे में बहुत सी बुरी अफवाहें थी, इसलिए मुझे तुम थोड़ी डरावनी लगती थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वे अफवाहें सच नहीं थी और मैंने देखा कि तुम असल में बहुत अच्छी हो। बस यही बात है। लैंग बिंग बिंग धीरे से हंसी। उसने और कुछ नहीं कहा। किसी वजह से ऐसा लगा कि वो फ्रेंड जोन होने के बारे में सोच रही थी। मेरी बात शायद काफी सही थी। आखिरकार कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि मेरा असली बदलाव दोबारा जन्म लेने की वजह से हुआ था। हम दोनों आराम से चलते हुए एक स्नैक शॉप के पास से गुजरे। अचानक मेरी चाल धीमी हो गई। क्या हुआ? लैंग बिंग बिंग ने मेरी नजर का पीछा किया। उसने देखा कि एक टेबल पर 6-7 लड़के लड़कियां खाते पीते हुए जोर जोर से हंस बोल रहे थे। उन्होंने काले और सफेद यूनिफॉर्म पहने हुए थे। शायद वे पास के ही वोकेशनल स्कूल के छात्र थे। लैंग बिंग बिंग ने धीरे से पूछा। मैंने सिर हिलाया और जल्दी से नजर हटा ली। सोचा नहीं था कि दोबारा जन्म लेने के बाद परिवार का जो सदस्य मुझे सबसे पहले मिलेगा वो वही होगा, चैन यू। वैसे ये बात समझ में आती है। आखिरकार वो पास के ही वोकेशनल स्कूल में पढ़ता है। बस बात ये है कि हम दोनों हॉस्टल में रहते हैं, इसलिए हमारी मुलाकात लगभग कभी नहीं होती। उसी समय दुकान में मौजूद कुछ लड़कों की नजर हम पर पड़ी। हेलो, देखो वो लड़की कितनी सुंदर है। किसी ने चैन यू को पोहनी मारी। उसने उस तरफ देखा जहाँ उंगली से इशारा किया गया था। एक लंबी सुंदर लड़की दिखाई दी लेकिन बहुत जल्दी उसका ध्यान लड़की के साथ चल रहे लंबे लड़के की ओर चला गया। क्या वो चैन फैन है? हे भगवान, वो सच में बहुत सुंदर है। उसने डोंग जोंग की यूनिफॉर्म पहनी है। हमारी स्कूल की सुंदर लड़कियों से कहीं ज्यादा सुंदर है। पता नहीं ये लड़के इतने उत्साहित क्यों है। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है? एक लड़की ने जलन भरे लहजे में कहा। तुम्हें कैसे पता कि वो उसका बॉयफ्रेंड है? हो सकता है वो उसका बड़ा भाई हो, एक लड़के ने बिना यकीन किए जवाब दिया। चलो भी, वे अब दूर जा चुके हैं। तुम अभी भी क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। चेन यू का ध्यान टूटा। उसने जल्दी से नजर हटाई और सिर हिलाया। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो लड़की शायद लैंग बिंग बिंग है जो अभी अभी राजधानी से डोंगजांग आई है। लड़कों में से एक ने जानकारी दी, लैंग बिंग बिंग। मुझे लगता है कि मैंने भी यह नाम सुना है। शोर शराबे के बीच चेन यू बिल्कुल चुप रहा। उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में कुछ सोचने वाली चमक थी। कोई नहीं जानता था कि वो क्या सोच रहा है। दूसरी तरफ लैंग बिंग बिंग और मैं स्कूल के गेट तक पहुंच चुके थे। गेट बंद था लेकिन लैंग बिंग बिंग सिक्योरिटी गार्ड की खिड़की के पास गई और शीशे पर धीरे से खटखटाया। मुझे नहीं पता कि उसने अंदर वाले व्यक्ति से क्या कहा लेकिन छोटा साइड गेट जल्दी से खुल गया। उत्सुकता के कारण मैंने पूछ ही लिया, क्या वो तुम्हें जानता है? हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अक्सर देर से लौटते हैं। वो मेरा चेहरा देखने का आदी हो गया है। यह देखकर मेरे मन में एक व्यंग्यात्मक विचार आया। अमीर घर के बिगड़े बच्चे जिन्हें बस मौज मस्ती करना आता है। रात के 11 बज चुके थे। स्कूल का मैदान असामान्य रूप से शांत था। हम दोनों साथ साथ चल रहे थे। कुछ पल के लिए हमें बात करने के लिए कुछ नहीं सोचा। चेन फैन, देखो, आज मैंने उन लोगों को भगाने में तुम्हारी मदद की और तुम्हें बारबेक्यू और बबल टी भी खिलाई। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरा थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहिए? क्या मैंने ऐसा नहीं कहा? मैं तुम्हें किसी और दिन खाना खिलाऊंगा। स्कूल कैफेटेरिया में
मैंने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ अपनी नाक रगड़ी। ठीक है, और क्या, मैं इस महीने कुछ पैसे बचाने की सोच रहा हूँ। महीने के अंत तक कुछ पैसे जमा हो जाएंगे, तब मैं उसे कैफेटेरिया में दावत खिलाऊंगा। किसे पता था कि वो कहेगी, क्या तुमने ये कहावत नहीं सुनी है, डोंग जैंग की कैफेटेरिया का खाना तो कुत्ते भी न खाए। मैं थोड़ी देर चुप रहा और फिर अजीब ढंग से बोला, शायद खाना उतना भी बुरा ना हो। खाने के बजाय क्यों न तुम मेरा शुक्रिया किसी और तरह से अदा करो। जैसे क्या, मैंने अचानक पूछ लिया। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा लगता था कि इस लड़की के मुंह से कभी कोई अच्छी बात नहीं निकलेगी। अगले ही पल मैंने देखा कि लैंग बिंग बिंग अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आई। उसने अपनी उंगली मेरे गाल की तरफ की। क्यों न तुम मुझे एक किस दे दो। मैंने बेरुखी से नाक सिकोड़ी और उसे दूर ढकेलने के लिए हाथ बढ़ाया। फिर पीछे मुड़कर देखे बिना मैं बस चलता रहा। कुछ ही कदम चलने के बाद मुझे अचानक लगा कि कुछ गड़बड़ है। मेरे पीछे कदमों की आहट क्यों नहीं आ रही थी। मैंने अकड़ कर अपना सिर घुमाया और पाया कि लैंग बिंग बिंग पूरी तरह गायब हो चुकी थी। सुनसान रास्ते पर बस पेड़ों की हिलती दुलती परछाइयां बची थी। आधी रात के सन्नाटे में वह नजारा काफी डरावना लग रहा था। लैंग बिंग बिंग, मैंने धीरे से आवाज दी, माहौल को भांपने की कोशिश करते हुए। किसी ने जवाब नहीं दिया, बस हवा से पत्तों के सरसराने की आवाज आ रही थी। लैंग बिंग बिंग, मैंने घबराहट में फिर से चिल्लाकर कहा। फिर भी कोई जवाब नहीं मिला। मैं और ज्यादा बेचैन हो रहा था। मेरे पैर जैसे जमीन में धंस गए हो। मैं एक इंच भी हिल नहीं पा रहा था। जब मैं घबरा रहा था और समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं, तभी अचानक मुझे लगा कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पर थपथपाया। मैं जोर से चीख पड़ा। अगले ही पल ऊपर से एक साफ और ताजगी भरी हंसी सुनाई दी। हमारा बड़ा बॉस असल में इतना डरपोक है, यकीन नहीं होता। वह आवाज सुनकर मेरे दिमाग में खींची हुई नसें अचानक ढीली पड़ गई, लेकिन साथ ही मुझे गहरी बेबसी और नाराजगी भी महसूस हुई। लैंग बिंग बिंग ने थोड़ी देर इंतजार किया, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह जल्दी से नीचे झुकी, यह देखने के लिए कि मैं कैसा हूँ। मैं अभी भी वही सिर पकड़े, घुटनों में चेहरा छुपाए, बिना हिले दुले बैठा था। चैन फैन लैंग बिंग बिंग को अचानक कुछ बुरा होने का एहसास हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर धीरे से मेरे सिर को छुआ, लेकिन जैसे ही उसने मुझे छुआ, मैंने उसका हाथ झटक दिया। मुझे माफ करना, मैं बस मजाक कर रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में डर जाओगी। लैंग बिंग बिंग ने अपना सिर खुजलाया और अजीब तरह से कोई बहाना ढूंढने की कोशिश की। आमतौर पर शांत रहने वाली मिस लैंग पहली बार घबराहट महसूस कर रही थी। वो बार बार माफी मांग रही थी। आखिरकार उनके लगातार माफी मांगने के बीच मैंने धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी में अपना सिर उठाया। लैंग बिंग बिंग ने आखिरकार मेरे चेहरे के भाव देखे। मेरी आंखें लाल थीं और उनमें आंसू भर आए थे, लेकिन मैं रोने से बचने के लिए अपने होठ को जोर से दबाए हुए थी। यह देखकर लैंग बिंग बिंग को और भी बुरा लगा। उन्होंने अपना सिर झुकाया और भारी आवाज में बार बार कहा, मुझे माफ कर दो। मैं चुपचाप उन्हें देखती रही और काफी देर तक कुछ नहीं कहा। उस पल मुझे बचपन की एक बात याद आई। एक बार मेरी माँ हम भाई बहनों को हमारी दादी के घर ले गई थी। वापसी में किसी वजह से मैंने माँ को नाराज कर दिया और इसलिए माँ ने मुझे, जो 10 साल से कम उम्र की बच्ची थी, सड़क के बीच में छोड़ दिया और मेरे 2 छोटे भाइयों को पहले घर ले गई। किस्मत से रास्ते की अपनी याददाश्त के सहारे मैं किसी तरह घिसटते घिसटते घर पहुँच गई, लेकिन तब मैं बहुत छोटी थी। कुछ किलोमीटर का वो सफर तय करने में मुझे कई घंटे लग गए, दिन की रोशनी से लेकर देर रात तक। उस रात चांद की रोशनी बहुत हल्की थी। मैं बार बार लड़खड़ाकर गिर रही थी। मुझे याद भी नहीं कि कितनी बार। मेरे आसपास सब कुछ श्मशान जैसा शांत था। बस हवा की आवाज और कभी कभी पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी। न तो मुझ में रुकने की हिम्मत थी और न ही पीछे मुड़कर देखने की। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और आगे बढ़ती रही, जब तक कि मुझे गांव की जानी पहचानी रोशनी नहीं दिखी। तभी मैंने सच में राहत की सांस ली। उस रात घर पहुंचने पर मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं इतनी बीमार पड़ गई थी कि कोमा में चली गई थी। चेन फैन लैंग बिंग बिंग ने देखा कि मैं अभी भी चुप थी, बस खाली नजरों से उन्हें घूर रही थी और वो और भी घबरा गई। मेरे चेहरे पर उन्होंने एक ऐसी कमजोरी और बेबसी देखी जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उनके पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अचानक हाथ बढ़ाया और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उन्होंने मुझे बहुत करीब से पकड़ रखा था और बार बार कह रही थी, माफ करना, मुझे माफ करना, सच में माफ करना। उसे इस पल से ज्यादा अफसोस कभी नहीं हुआ था। पता नहीं कितना समय बीत गया जब तक मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर उसे हल्का सा धक्का नहीं दिया। तब तक उसने मुझे बिल्कुल नहीं छोड़ा। तभी उसने मुझे छोड़ा और उठने में मेरी मदद की। शायद ज्यादा देर तक उकड़ू बैठने की वजह से ऐसा हुआ था। किस्मत से उसने फुर्ती से मुझे संभाल लिया। क्या तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। मैं ठीक हूँ। मैंने धीरे से खुद को छुड़ाया और हमारे बीच थोड़ी दूरी बना ली। लैंग बिंग बिंग, मुझे दोबारा ऐसे मत डराना। असल में मैं बहुत डरपोक हूँ। उस खामोश जगह पर लैंग बिंग बिंग ने मेरी बात सुनी और धीरे से कहा, मुझे माफ कर दो। काफी देर बाद उस लड़की की धीमी आवाज मेरे कानों में गूंजी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी गलती की भरपाई कैसे करे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने बस थोड़ा ज्यादा रिएक्ट कर दिया था। मैंने अपना सिर हिलाया और एक
एक अजीब सी मुस्कान लाने की कोशिश की, आधी मजाक उड़ाती हुई और आधी खुद को दिलासा देती हुई। उस पल लैंग बिंगबिंग को अचानक लगा कि मेरे साथ बहुत कुछ हुआ होगा। मैंने अपना सिर घुमाया और उसे देखा। तुम मुझे फिर से डराने का तो नहीं सोच रही हो, है ना? नहीं। उस लड़की के गाल थोड़े लाल हो गए। वो मेरे पास आने के लिए थोड़ी तेज चली, लेकिन फिर भी उसने मुझसे थोड़ी दूरी बनाए रखी। ऐसा दोबारा नहीं होगा, उसने चलते हुए धीरे से कहा, जैसे मुझसे कोई वादा कर रही हो और साथ ही खुद को भी याद दिला रही हो। ये सुनकर मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, ठीक है। असल में मैंने लैंग बिंगबिंग को बिल्कुल भी दोष नहीं दिया था। बात बस इतनी थी कि अनजाने में वो ऐसी चीजें, यादों के कुछ टुकड़े वापस ले आई थी जिन्हें मैं कभी पूरी तरह भुला नहीं पाया था। उसके बाद हम दोनों लड़कों के डॉर्मेट्री तक पहुंचने तक चुप रहे। मैं पहले रुका। हम पहुंच गए। हाँ, तुम ऊपर जाओ, कल मिलते हैं। फिर मैं एक पल के लिए रुका और कहा, और आज के लिए भी शुक्रिया। वो बस मुस्कुराई और कुछ नहीं कहा। फिर मैं मुड़ा और डॉर्मेट्री के अंदर चला गया। जैसे ही मैं ऊपर जाने वाला था, न जाने क्यों मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा और पाया कि लैंग बिंगबिंग अभी भी वही खड़ी थी और चुपचाप उस तरफ देख रही थी जहां मैं गया था। धीमी रोशनी में मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और मैं तेजी से ऊपर की ओर भागा, जब तक कि मैं पूरी तरह से नजर से ओझल नहीं हो गया। आखिरकार लैंग बिंगबिंग ने नजर हटाई और लड़कियों की डॉर्मेट्री की ओर मुड़ गई। उस समय लड़कियों के डॉर्म रूम के अंदर जैंग ली, जो चैन और कुछ अन्य लड़कियां गेमिंग में मग्न थी। अचानक दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया। कौन है? क्या तुम्हें दरवाजा खटखटाना नहीं आता? जैंग की आवाज में झुंझलाहट थी, लेकिन अंदर आने वाले को देखकर वो अचानक रुक गई। हे, ओह, ये तो सिस्टर बिंगबिंग है। लैंग बिंगबिंग ने बिना किसी भाव के दरवाजे जोर से बंद किए, सीधे अपनी सीट पर गई और बैठ गई। बाकी लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ है। अगले ही पल पूरे ग्रुप ने अपने कंप्यूटर बंद किए और लैंग बिंगबिंग के आसपास जमा हो गए। अरे सिस्टर बिंगबिंग, क्या हुआ? जरा उनका चेहरा तो देखो, कोयले की तरह काला पड़ा है। हमारी बड़ी बहन को नाराज करने की हिम्मत किसने की? दीदी बिंगबिंग, क्या आप डेट पर नहीं गई थी? क्या आपको किस नहीं मिला? जैंग ली ने आंख मारते हुए मजाक किया और तुरंत लैंग बिंगबिंग ने उसे लात मारी। मर जाओ। हे, मैंने सही बात पकड़ ली है ना? देखो कौन बचाव कर रहा है। दफा हो जाओ। थोड़ी मस्ती मजाक के बाद वे आखिरकार गंभीर हुई और लैंग बिंगबिंग से पूछा कि असल में क्या हुआ था। लैंग बिंगबिंग ने अपनी कनपटी सहलाई, थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, मैंने बस कुछ बहुत बेवकूफी भरा काम किया। कुछ बेवकूफी भरा? यहाँ तक कि महान मिस लैंग ही बेवकूफी भरे काम कर सकती है। हमें बताओ, हमारी जानकारी बढ़ाओ। लैंग बिंगबिंग ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह बाथरूम जाने के लिए उठने ही वाली थी कि शियाओ चियान ने उसका हाथ पकड़ लिया। दीदी बिंगबिंग, बस हमें मुख्य बात बता दो, शायद हम तुम्हारी मदद करने का कोई तरीका निकाल सके। उसने अपने विकल्पों पर विचार किया और हिचकिचाते हुए कहा, खैर मैंने उसे लगभग रुला ही दिया था। यह सुनकर बाकी तीनों ने उलझन में एक दूसरे की ओर देखा। कुछ सेकंड बाद उन्होंने रूखेपन से पूछा, दीदी बिंगबिंग, तुमने उसके साथ आखिर क्या किया? लैंग बिंगबिंग का चेहरा उतर गया। ऐसा नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। उसने झुंझलाहट में अपने बाल बिखेरे और संक्षेप में पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर बाकी लोग लगभग हंस पड़े, लेकिन लैंग बिंगबिंग के वहां होने के कारण किसी की जोर से हंसने की हिम्मत नहीं हुई। वे इतना जोर से रो रहे थे कि उनके चेहरे गहरे लाल हो गए थे। लैंग बिंगबिंग ने चिढ़कर आदेश दिया, जल्दी करो, कोई तरीका सोचो, वरना आज रात कोई नहीं सो पाएगा। तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? यह मामला बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन छोटा भी नहीं है। यह मुख्य रूप से दीदी बिंगबिंग के रवैये पर निर्भर करता है। जो चियान ने लैंग बिंगबिंग को पास बुलाया। थोड़ी देर फुसफुसाने के बाद लैंग बिंगबिंग ने कुछ शक के साथ जो चियान की ओर देखा। क्या तुम्हें यकीन है कि ये सच में काम करेगा? खैर, कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। संक्षेप में दीदी बिंगबिंग, बस एक बात याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा गुप्त हथियार है। लैंग बिंगबिंग गहरी सोच में डूबी हुई लग रही थी। उसने हल्का सा सिर हिलाया और एक शब्द भी नहीं कहा। वह शनिवार की रात मेरे लिए बस एक छोटी सी घटना थी। अगले ही दिन मैंने उसे अपने दिमाग से निकाल दिया और अपनी पढ़ाई में लग गया। लेकिन उस घटना के बाद, चाहे वह क्लास में हो या ना हो, जब भी मैं लेक्चर हॉल से बाहर निकलता मुझे वह दिखाई देती। वह मेरा इंतजार कर रही होती थी। वह मुझे हॉस्टल के गेट तक छोड़ने आती और मेरे अंदर जाने का इंतजार करती, फिर वहाँ से जाती। यह कहना झूठ होगा कि मेरा दिल नहीं पिघला। किसी ने भी कभी मेरी इतनी परवाह नहीं की थी। मैंने सोचा कि अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो मैं लैंग बिंगबिंग के साथ रहूंगा, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल साफ था। रोमांस कभी भी हो सकता है, लेकिन कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाले एग्जाम्स बहुत पास थे। अभी पढ़ाई ही सबसे जरूरी चीज थी। जल्द ही महीना खत्म होने वाला था। डॉन सिटी के सभी 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स शहर भर में होने वाले पहले मॉक एग्जाम देने वाले थे। हालांकि मैंने पूरी जान लगाकर पढ़ाई की थी, लेकिन समय कम होने की वजह से मैं पहले जैसा बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद मैं ग्रेड में टॉप 5 या टॉप 10 या शायद टॉप 20 से भी बाहर हो जाऊंगा।
जाऊंगा, लेकिन जो हो गया सो हो गया। अब सब किस्मत पर था। इंग्लिश का एग्जाम होने के बाद छुट्टियां शुरू होने वाली थी। आने वाली छुट्टियों के बारे में सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी न बता पाने वाली भावना पैदा हुई। मैं बिल्कुल भी घर नहीं जाना चाहता था, फिर भी मुझे जाना पड़ा। मुझे याद है कि हर छुट्टी में रहने खाने के खर्च के लिए मुझे घर जाना ही पड़ता था, ये जानते हुए भी कि मुझे डांट पड़ेगी। मुझे वहाँ सब सहकर भी पैसे मांगने पड़ते थे, वरना अगले महीने मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता। इंग्लिश का एग्जाम देने के बाद मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। जब मैं क्लासरूम में लौटा तो क्लासमेट्स ने जवाबों पर चर्चा करने के लिए मुझे घेर लिया। मुझे लौटते हुए देखकर वे मेरी एग्जाम शीट देखने के लिए जिद करने लगे। मैंने बस मुस्कुराकर मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था, इसलिए मैं उन्हें देखने के लिए शीट नहीं दे सकता था। लेकिन बाकियों को कोई फर्क नहीं पड़ा, वे मेरा काम देखने के लिए मुझे परेशान करते रहे। जब मैं सोच रहा था कि क्या करूं और मेरा सिर चकरा रहा था, तभी अचानक किसी ने पीछे से मेरे कॉलर को धीरे से खींचा। जैसे ही मैं मुड़ा, मेरी नजर लैंग बिंग बिंग के खूबसूरत चेहरे पर पड़ी। मेरे सवालिया नजर को देखते हुए लैंग बिंग बिंग ने कहा, जरा मेरे साथ बाहर आओ। मैं थोड़ा हैरान रह गया। अपने क्लासमेट्स की उत्सुक फुसफुसाहट को नजरअंदाज करते हुए मैंने जल्दी से अपना सामान डेस्क पर रखा और उसके पीछे बाहर चला गया। हम अभी बाहर निकले ही थे कि मेरे क्लासमेट्स तुरंत गपशप करने लगे। क्या वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं? मैंने सुना है कि लैंग बिंग बिंग ने खुद माना है कि वह चेन फैन को पसंद करती है, बस पता नहीं कि चेन फैन भी उसे पसंद करता है या नहीं। 10 में से 8 से 9 चांस तो है ही। उसे देखो, क्या इस स्कूल में कोई ऐसा लड़का है जो लैंग बिंग बिंग को पसंद न करता हो? जब सब लोग जोश में इस बारे में बात कर रहे थे, तभी अचानक एक तेज पुरुष आवाज सुनाई दी। तुम सब क्या बकवास कर रहे हो? चेन फैन का लैंग बिंग बिंग के साथ कोई रिश्ता नहीं है। गोई बोधा, चूंकि तुम चेन फैन के इतने करीब हो, तो क्या तुम्हें यकीन है कि वे इतने करीब हैं लेकिन असल में डेटिंग नहीं कर रहे? मैं अक्सर लैंग बिंग बिंग को चेन फैन के लिए खाना लाते हुए देखता हूँ और चेन फैन कभी मना भी नहीं करता। बिल्कुल, मैंने लैंग बिंग बिंग को उसे रात में डॉर्म तक छोड़ते हुए भी देखा है। गुई बोधा अकेले भीड़ का सामना नहीं कर सका। वो घबरा गया और गुस्से में पैर पटकने लगा। सच में कुछ नहीं है। चेन फैन के मन में लैंग बिंग बिंग के लिए कोई भावना नहीं है। उसे सॉन्ग वे जैसी लड़कियां पसंद है। क्या ये सच है? सबने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उन्होंने कोई चौंकाने वाली खबर सुनी हो। हर कोई बहुत उत्सुक दिख रहा था, लेकिन जैसे ही उसके मुंह से ये शब्द निकले, गोई बोधा को तुरंत पछतावा हुआ, क्योंकि ये कहना कि मैं सॉन्ग वे को पसंद करता हूँ पूरी तरह से उसकी अपनी कल्पना थी। जैसा सोचा था। एक लड़के ने तुरंत सवाल किया, वो सच में सॉन्ग वे को पसंद करता है? तो फिर वो लैंग बिंग बिंग से चीजें क्यों ले रहा है? इस सवाल ने गोई बोधा को पूरी तरह से सन्न कर दिया। उसे भी यह समझ नहीं आ रहा था। साफ है कि कुछ दिन पहले तक मैं लैंग बिंग बिंग के प्रति उदासीन था, फिर भी पलक झपकते ही दोनों का रिश्ता इतना करीबी हो गया था। क्या सच में मैं लैंग बिंग बिंग को उसके पीछे देख रहा था? गोई बोधा को एक पल के लिए बहुत अजीब लगा। दोस्त से धोखा मिलने का दुख था और जो वो चाहता था वो न मिलने का मलाल भी, लेकिन सबसे ज्यादा उसे जलन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी भावना उस पर हावी है। उसने जबरदस्ती एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, यह बस थोड़ा सा खाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लैंग बिंग बिंग इसे अपनी मर्जी से दे रही है। ऐसा नहीं है कि चेन फैन ने कुछ मांगा है। लेकिन फिर उसने अचानक अपनी आवाज धीमी कर ली। और वैसे भी सब जानते हैं कि चेन फैन के परिवार की हालत बहुत मुश्किल है। उसने आगे की बात नहीं कही, लेकिन सब लोग उसका मतलब समझ गए और एक दूसरे की तरफ देखकर समझदारी भरी नजरें मिलाई। तो बात यह है, यह देखकर कि अब कोई उससे सवाल नहीं पूछ रहा है, जिबोआ ने मन ही मन राहत की सांस ली। लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो ठंडी बेपरवाह आंखें सीधे उसे घूर रही थी। वो शियाओ चिन थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कितना सुना होगा? क्या वो लैंग बिंग बिंग को बताएगी? मैं क्या करूं? चेन शिन, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? सिस्टर बिंग बिंग कहाँ है? क्या हमने बाद में बॉल खेलने का तय नहीं किया था? जेंग ले बैडमिंटन रैकेट लिए क्लासरूम में आई। उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। शियाओ चिन ने अपनी नजरें हटा ली। वो मुस्कुराई और सिर हिलाया। सिस्टर बिंग बिंग को कुछ काम है। उन्होंने हमसे क्लासरूम में उनका इंतजार करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ मैं लैंग बिंग बिंग के पीछे पीछे स्कूल के कॉरिडोर से गुजरा। सीढ़ियों से छत पर पहुंचकर मैंने थोड़ा उलझन में पूछा, लैंग बिंग बिंग, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। छत पर पहुंचकर मैंने देखा कि कुछ लोग थोड़ी दूर खड़े हैं। पास जाने पर ही मैं साफ साफ देख पाया। पता चला कि वे 3 लड़के थे, वही जिन्होंने पहले रेस्टरूम में मुझे परेशान किया था, और उनके साथ एक लड़की भी थी। उनका लीडर यी मिंग श्वेन था। मैंने तुरंत लैंग बिंग बिंग की तरफ देखा। वो क्या करने वाली है? मिस लैंग, एक लड़की जिसे मैं नहीं जानता था, लैंग बिंग बिंग का अभिवादन करने के लिए झुक रही थी और बार बार सिर हिला रही थी, लेकिन लैंग बिंग बिंग ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी नजरें यी मिंग श्वेन पर टिकी थी। उसकी आवाज में कड़ापन था। मैंने सुना है कि तुमने पहले चेन फैन को परेशान किया था, है ना? नहीं, मैं नहीं। यी मिंग श्वेन बहाना बनाने ही वाला था कि लैंग बिंग बिंग ने उसे बीच में ही रोक दिया।
दिया। क्या तुम कह रहे हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? यी मिंग श्वेन इतना डर गया था कि रोने ही वाला था। उसके बगल में खड़ी लड़की ने यह देखा और उसे धक्का दिया। अगर तुमने किया है तो मान लो, अभी भी बहाने क्यों बना रहे हो? जल्दी करो और क्लासमेट चेन फैन से माफी मांगो। इतना कहने के बाद उसने खुशामद भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। हेलो क्लासमेट चेन, मैं क्लास 121 से काओ हूँ। मुझे उसकी बड़ी बहन समझो। मेरा छोटा भाई नासमझ है। मुझे उम्मीद है कि तुम बड़प्पन दिखाओगे और उसे माफ कर दोगे। इस बार तो मैं सचमुच कुछ कह ही नहीं पाया। ये कैसा समाज है? ये सब बच्चों जैसा ड्रामा है। मैंने तुरंत लैंग बिंग बिंग की तरफ देखा। हैरानी की बात है कि उसने मुझे हिम्मत बंधाते हुए देखा। ये कैसा प्रोत्साहन है? मुझे बचाओ, सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। काओ ने गंभीर चेहरा बना लिया। ये बहुत जरूरी है। अब जल्दी करो और माफी मांगो। यी मिंग श्वेन ने आखिरकार दांत खींचे और बड़ी मुश्किल से एक वाक्य बोला, मुझे माफ कर दो। उसके पीछे खड़े दो साथियों ने भी जल्दी से झुककर माफी मांगी। हमें माफ कर दो, बस इतना ही, लैंग बिंग बिंग ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। यी मिंग श्वेन ने अपना सिर और नीचे झुका लिया। क्लासमेट चेन फैन, मैं अंधा हो गया था जो मैंने तुम्हें नाराज किया। तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो या डांट सकते हो। ठीक है, मैंने रूखी हंसी हंसी। क्या इसलिए कि मैं एक पहाड़ हूँ तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते? या इसलिए कि मेरे पीछे एक पहाड़ खड़ा है तुम मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं करते? दूसरे शब्दों में, अगर मेरे हाथ में कुछ न होता तो क्या तुम तब भी मुझे अपनी मर्जी से परेशान करते? ये सुनकर यिंग श्वेन ने हैरानी से ऊपर देखा। उसकी आंखों में नाराजगी दिखी, लेकिन लैंग बिंग बिंग के वहाँ होने की वजह से उसे दांत पीसकर सब सहना पड़ा। क्लासमेट चेन फैन, आप गलत समझ रहे हैं। मेरा वो मतलब नहीं था। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने मुस्कुराते हुए उसकी बात काटी। पता नहीं आपने ये कहावत सुनी है या नहीं, जो लोग दूसरों से प्यार करते हैं उन्हें भी बदले में प्यार मिलता है। जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं उन्हें भी बदले में सम्मान मिलता है। उसका खाली खाली चेहरा देखकर मैंने उसे समझाने की कोशिश नहीं की, बस एक बात कही, इसका उल्टा भी सच है। फिर मैंने लैंग बिंग बिंग का हाथ पकड़ा और वहाँ से चल दिया। फायर एग्जिट तक पहुँचने के बाद ही मैंने उसका हाथ छोड़ा। मैंने अपने बाल ठीक किए। शुक्र है, सच कहूँ तो यी मिनगुआन का दुखी चेहरा देखकर और उसे पलटकर जवाब ना दे पाने की हालत में देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। लैंग बिंग बिंग ने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर हल्के से चपत लगाई। शुक्र है, देखो जिस पर मेरी नजर है उसे कोई मामूली इंसान परेशान नहीं कर सकता। मैंने अपना माथा पकड़ा और अपने सामने मौजूद खूबसूरत चेहरे को देखा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। वह फिर से मेरे साथ फ्लर्ट कर रही थी। मैं अब तुमसे बात नहीं कर रही, मुझे क्लास में वापस जाकर घर जाने के लिए सामान पैक करना है। मैंने ये कहा और पीछे मुड़कर देखे बिना नीचे भाग गई। जब मैं क्लास में वापस लौटी तो आधे से ज्यादा लोग जा चुके थे। मुझे वापस आते देख उन्होंने तुरंत मेरा स्वागत किया। चेन फैन, तुम आखिरकार वापस आ ही गई। जल्दी करो और सामान पैक करो, देर हुई तो बसें चली जाएंगी। मैंने सिर हिलाया। मैंने बस अपना बैग ठीक किया। कुछ एग्जाम पेपर और वर्कबुक रखना ही काफी था। जहाँ तक जियोटा की बात है, उसने बहुत पहले ही अपना सामान पैक कर लिया था और वही मेरा इंतजार कर रहा था। ठीक है, चलो। जैसे ही हम क्लासरूम से बाहर निकले, हमारी मुलाकात लैंग बिंग बिंग और जियांग ली के ग्रुप से हुई। लैंग बिंग बिंग लॉलीपॉप चूस रही थी। उसके हाथ आराम से रेलिंग पर रखे थे और वो बहुत बेफिक्र और शांत लग रही थी। जब उसने मुझे देखा तो उसने हल्की सी भौहें ऊपर उठाई। मैंने उसे नजरअंदाज किया और जीबो को खींचते हुए सीधे बाहर ले गया। जब मैं उसके पास से गुजरा तो उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ लिया। क्या कर रहे हो? उसने बस एक शब्द कहा, हाथ। मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। अगले ही पल मेरी हथेली में एक लॉलीपॉप आ गया। सोमवार को मिलते हैं, मैंने अनजाने में जवाब दिया। जैसे ही मैं जाने के लिए मुड़ा, मुझे अभी भी अपने पीछे जैंग ली के ग्रुप की चीयरिंग और मजाक मस्ती सुनाई दे रही थी। मैंने अपने हाथ में पकड़े लॉलीपॉप का रैपर हटाया, स्वाद लेने के लिए कैंडी को मुंह में डाला। ऑरेंज फ्लेवर, बहुत मीठा। जीबो ने यह सब देखा और उसे बुरा लगा। उसने चिढ़कर पूछा, चेन फैन, सच सच बताओ, क्या तुम और लैंग बिंग बिंग डेटिंग कर रहे हो? नहीं, मैंने तुरंत मना कर दिया। ये कहने के बाद मुझे लगा कि ये पूरी तरह सही नहीं। हाँ, इसलिए मैंने आगे कहा, फिलहाल तो नहीं। फिलहाल तो नहीं का क्या मतलब है? क्या तुम बाद में उसे डेट करने की सोच रहे हो? तो क्या तुम अभी उसके साथ फ्लर्ट कर रहे हो? जिबो का लहजा थोड़ा गुस्से वाला था। अनजाने में ही उसकी आवाज तेज हो गई और मैंने उसे गौर से देखा। मैंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अभी सबसे जरूरी चीज कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम है। रोमांस एग्जाम के बाद भी हो सकता है। लेकिन वो फिर भी नहीं माना। मतलब तुम एंट्रेंस एग्जाम के बाद उसे डेट करोगे? अगर कुछ अनहोनी ना हुई तो हाँ, मैंने साफ साफ जवाब दिया। मैं चाहता था कि वो समझ जाए कि लैंग बिंग बिंग
बिंग पहले से ही मेरी है। अगर वो दोस्त बने रहना चाहता है तो बेहतर होगा कि वो लैंग बिंग बिंग पर कोई डोरे ना डाले। और हुआ भी यही। जिबो के चेहरे के भाव अचानक बहुत उलझे हुए हो गए। वो काफी देर तक चुप रहा और फिर बुदबुदाया, लेकिन मैंने सुना है कि उसने एक बार किसी की जान ली थी। ऐसा है क्या? मैंने तो उसे कभी इस बारे में बात करते नहीं सुना। मैं किसी दिन उससे इस बारे में पूछूंगा। मेरी बेपरवाह चेहरे को देखकर जोडा थोड़ा हैरान रह गया। छोड़ो भी, अगर तुम पूछोगे भी तो भी वो मानेगी नहीं। मैंने मतलब भरी मुस्कान के साथ हल्की सी नाक सिकोड़ी। क्यों नहीं? अफवाहें फैलाना कानून के खिलाफ है। अगर वो इसे आखिर तक ले जाने की ठान ले तो अफवाह फैलाने वाला कोई भी बच नहीं पाएगा। और जिबो मेरे बगल में खड़ा था। उसके चेहरे के भाव बदलते रहे और उसने आगे कुछ नहीं कहा। कौन जाने वो मन ही मन क्या सोच रहा था। जब हम कुआई काउंटी पहुंचे तो शाम के लगभग 7 बज चुके थे। जिबोआ और मैंने बस स्टेशन के गेट पर एक दूसरे को अलविदा कहा। उसके परिवार का कोई व्यक्ति उसे कार में लेने आया था। मुझे कई किलोमीटर दूर शहर वापस जाने के लिए बस पकड़नी थी। मैंने बड़ी आसानी से बस स्टॉप ढूंढ लिया, एक खाली सीट चुनी और बाहर के नजारों को खोई खोई नजरों से देखते हुए बैठ गई। अचानक एक पुरुष की आवाज ने मेरे विचारों में खलल डाला। शेनफान। मैंने अपना सिर घुमाया और वह जाना पहचाना चेहरा देखा। मेरी आंखें तुरंत ठंडी पड़ गई। सच में तुम ही हो? बिना कुछ कहे वह ठीक मेरे बगल में बैठ गया। तुमने वापस आने के लिए शनिवार तक इंतजार क्यों नहीं किया? मैंने होठ सिकोड़े लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरी हो? उसने पूरी नाराजगी के साथ बुदबुदाया और फिर अपना फोन निकालकर उसमें खेलने लगा। वह असल में सबसे नया स्मार्टफोन मॉडल था। मेरे मन में खुद का मजाक उड़ाने जैसा भाव आया। लू शुएन सच में अपने इस दूसरे बेटे के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं। दोनों ही बेटे हैं तो फिर दोनों के साथ इतना अलग अलग बर्ताव क्यों? कई सालों बाद मुझे असली वजह पता चली। अपने सामने खड़े उस तथाकथित सगे भाई को देखकर मेरा दिल कई तरह की भावनाओं से भर गया। पिछले जन्म में उसने ग्रेजुएशन के बाद काम करने से मना कर दिया था। हर दिन वह मुझसे पैसे मांगता रहता था। मेरा दिल पिघल जाता था और मैं अपनी जरूरतें कम करके उसका खर्च उठाती थी। लेकिन उसने क्या किया? उसने और लू शुएन ने मिलकर चुपके से मेरे कॉलेज एप्लीकेशन की पसंद बदल दी थी। किस्मत से भगवान ने मुझे फिर से शुरुआत करने का मौका दिया। इस बार मुझे जल्द से जल्द इस परिवार से दूर हो जाना है। तभी ड्राइवर ने किराया लेना शुरू किया। मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसे दे दिए, लेकिन मेरे बगल में बैठा चैन यू अपना सिर झुकाए फोन में लगा रहा। अरे बच्चे, तुम्हारा किराया कहाँ है? ड्राइवर को उसे टोकना ही पड़ा। तब जाकर चैन यू ने धीरे से ऊपर देखा, लेकिन उसकी नजर मुझ पर थी। बेपरवाही से किराया मांगने के लिए हाथ बढ़ाते हुए मैंने अपने चेहरे पर शांत भाव रखते हुए बालों की एक लट को कान के पीछे किया। चैन यू कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया और अविश्वास भरी नजरों से मुझे देखने लगा। मैं तुम्हारे पैसे क्यों दूं? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं है? मुझे ठीक से याद है मैंने उसे रूखी नजरों से देखा। उसे मुझसे दोगुना पॉकेट मनी मिलती थी। चैन यू के चेहरे के भाव बदलते रहे। नाराजगी के साथ उसने 10 युआन निकाले और ड्राइवर को दे दिए। जैसे ही ड्राइवर वहाँ से गया, चैन यू का आपा खो गया और वो सीधे मेरे मुंह पर चिल्लाने लगा, चैन फैन, तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा चेहरा एकदम सख्त हो गया। चैन यू, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ठीक से बात करो। मेरी सख्त नजर से वो डर गया और कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने धीरे से बुदबुदाया, बस जरा रुको, घर पहुंचकर मैं माँ को बता दूंगा। देखते हैं माँ तुमसे कैसे निपटती है। मैंने बेपरवाही से ठंडी हंसी हंसी। मेरी तरफ से कोई रिएक्शन न देखकर चैनुआ को लगा कि मैं डर गया हूँ, इसलिए वो अकड़ते हुए मेरे पास आया। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं माँ को बताऊं तो ठीक है, बस सच सच बताओ, लैंग बिंग बिंग के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लैंग बिंग बिंग, उसे कैसे पता चला? मैं तुरंत समझ गया, जरूर उस रात की बात है जब लैंग बिंग बिंग मुझे खाना खिलाने ले गई थी। उसने शायद हमें गलती से देख लिया होगा। तुम्हें क्या चाहिए? बस मेरा एक दोस्त उसे बहुत खूबसूरत समझता है और उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहता है, मुझे दे दो। मैंने मुस्कुराते हुए बिना आवाज के कहा, मेरे पास नहीं है। क्या तुम्हारे वे घटिया दोस्त इसके लायक थी है? चैनुआ नाखुश दिखा। तो सोमवार को जब तुम स्कूल जाओ तो मेरे लिए ले आना। अगर तुम्हें चाहिए तो खुद जाकर मांग लो। मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मतलब भरी नजर से देखते हुए ठंडी हंसी हंसी। लेकिन बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। लैंग बिंग बिंग के स्टैंडर्ड्स कम नहीं है। उसने तिरस्कार से नाक सिकोड़ी। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। अगर तुम जैसे लोग उसके साथ घूम सकते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम उसका नंबर नहीं ले सकते। ये सुनकर मुझे गुस्से में हंसी आ गई। मुझे सच में नहीं पता कि चैन यू में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है। अपने लुक से लेकर IQ तक वो बहुत ही औसत दर्जे का है, जबकि मैं गांव वालों के हिसाब से बिल्कुल भी चैन परिवार का बच्चा नहीं लगता था। मैं बहुत हैंडसम और बहुत इंटेलिजेंट था। बहुत बाद में मुझे पता चला कि मुझ में सच में चैन परिवार का कोई जीन नहीं था। धीरे धीरे रात हो गई। लगभग 8 बजे बस आई और रुक गई। मैंने अपना बैकपैक उठाया और नीचे उतरा। मैंने चैन यू को मोटर बाइक टैक्सी पर कूदकर तेजी से जाते हुए देखा। जाते जाते वो मुझे एक आकड़ भरी मुस्कान देना नहीं भूला। स्टेशन से घर तक 40 मिनट की पैदल दूरी थी। मैंने अपनी जेब में बचे थोड़े से पैसे महसूस किए और आखिरकार पैदल ही घर जाने का फैसला किया। इसे इस जगह पर अपनी आखिरी सैर और आखिरी अलविदा मानते हुए
हुए, चलते फिरते आराम करते हुए मैं रात 9 बजे घर के गेट पर पहुंचा। आंगन में मौजूद बड़े काले कुत्ते ने अचानक जोर से भौंकना शुरू कर दिया। अरे ब्लैकी, मैं हूँ। अपना चेहरा साफ दिखाने के बाद मैं धीरे धीरे आंगन में आगे बढ़ा। काला कुत्ता तुरंत चुप हो गया, अपनी पूंछ हिलाने लगा और खुशी से मेरी ओर देखने लगा। मैं झुका और उसके सिर पर हाथ फेरा। ये वही कुत्ता था जिसे मैंने अकेले पाला पोसा था। थोड़ी देर बाद कोई बाहर आया और पूछा, कौन है? ये चैन बानशिन की आवाज थी। मैं खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। वह बहुत हैरान दिखा। तुम वापस क्यों आए हो? स्कूल में तो अभी छुट्टी चल रही है। क्या मुझे घर आने की इजाजत नहीं है? मैंने शांति से पूछा। मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा बस ये मतलब था कि तुमने पहले फोन क्यों नहीं किया ताकि हम तुम्हारे लिए खाना रख पाते। मेरे पास फोन नहीं है। वह कुछ पल के लिए चुप हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या कहे। ठीक उसी समय अंदर से लू शुएन की आवाज आई। ओल्ड चैन, बाहर कौन है? चैन फैन वापस आ गया है। चैन बानशिन ने घर के अंदर आवाज दी, फिर मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए। अंदर आओ, यहाँ बाहर खड़े मत रहो। मैंने चुपचाप सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे घर के अंदर चला गया। असल में इस पिता के लिए मेरी भावनाएं और भी उलझी हुई थी। नफरत नहीं, बस नाराजगी थी। नाराजगी इस बात की कि वो बहुत कमजोर थे और लिविंग रूम में लिu शुफेन की हर बात मान लेते थे। लिu शुफेन चैन यू और चैन यूजू के साथ हंस बोल रही थी। मुझे देखते ही उनके चेहरे के भाव बदल गए और उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, ओह कौन सी हवा हमारे परिवार के बुद्धिमान सितारे को यहाँ वापस ले आई। बचपन से ही मेरे ग्रेड्स हमेशा बहुत अच्छे रहे, पूरे जिले में हमेशा टॉप 3 में, लेकिन लिu शुफेन ने मुझे कभी अच्छी नजर से नहीं देखा। वो तो मुझे स्कूल छुड़वाने पर भी मजबूर करना चाहती थी। भले ही मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी मेरे दिल में थोड़ी टीस उठी। मैंने बड़ी मुश्किल से एक शब्द कहा। मां लिu शुफेन ने बेरुखी से नाक सिकोड़ी और मुंह फेरकर चैन यू के भाइयों के साथ बातें करने लगी। चैन बानशिन बीच बचाव करने के लिए आगे आए। चैन फैन, तुमने शायद अभी तक कुछ नहीं खाया है। शुएन, मुझे याद है कि थोड़ा खाना बचा हुआ था। जल्दी से चैन फैन को कुछ दे दो ताकि उसका पेट भर सके। वो तो तुम्हारे लिए देर रात के नाश्ते के तौर पर रखा था। बाकी तो मैंने ब्लैकी को खिला दिया। लिu शुफेन ने बिना सिर घुमाए ही कहा। चैन बानशिन शर्मिंदा दिखे तो चैन फैन, तुम किचन में जाओ और अपने लिए ना डूडल्स बना लो। मैंने सिर हिलाया, अपना बैग रखा और किचन की तरफ चल दिया। बस की लंबी यात्रा के बाद भूख से मेरा बुरा हाल था। पीछे से शैन बानिशिन की आवाज आई। ओह हाँ, साथ में खाने के लिए एक अंडा भी तल लेना। वही अंडे जो तुम्हारी दादी उस दिन लाई थी। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, लू शुएन ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। वो अंडे उसके छोटे भाइयों की सेहत के लिए है, वो किसी ऐरे गहरे के लिए नहीं है, खाने के लिए। मेरी पीठ अकड़ गई। मैंने बिना पीछे देखे ही जवाब दिया, मुझे पता है। लगभग 10 मिनट बाद मैं सादे नूडल्स का एक कटोरा लेकर बाहर आया जिसमें और कुछ नहीं था। जब मैं लिu शुएन के पास से गुजरा तो उसने थकी हुई नजरों से मेरे कटोरे की ओर देखा। जब उसे पक्का हो गया कि उसमें कुछ भी अतिरिक्त नहीं है, तब उसने नजर हटाई। मैंने मन ही मन फीकी हंसी हंसी सीधे मेज पर गया और सिर झुकाकर खाने लगा। इस बीच चैन यू और चैन यूसे बीफ जर्की के एक पैकेट को लेकर झगड़ रहे थे। लिu शुएन ने सबसे छोटे बच्चे का पक्ष लेते हुए जर्की का पूरा पैकेट चैन यी को दे दिया। चैन यू ने नाराजगी से होठ सिकोड़े और उसकी नजरें घर में घूमने लगी। जब उसने मुझे देखा तो उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। अरे भाई, उस रात तुम्हारे साथ वो लड़की कौन थी? वो काफी प्यारी लग रही थी। चैन यू ने जानबूझकर अपनी आवाज ऊंची की ताकि सबका ध्यान खींचा जा सके। नूडल्स खाते हुए मैं ठिठक गया। मैंने उसे ठंडी नजरों से देखा। साफ था कि वो ये सब जानबूझकर कर रहा था। एक लड़की? कौन सी लड़की? लिu शुएन की भौहें तुरंत तन गई। चैन यू ने जल्दी से बात को और बढ़ा चढ़ाकर कहा, माँ आपको अंदाजा नहीं है, मैंने भाई को एक लड़की के साथ देखा था। बहुत करीबी लग रहे थे। उनका रिश्ता वाकई बहुत अच्छा लग रहा था। वो लड़की भी बहुत खूबसूरत थी। ये सुनकर लिu शुएन के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। वो मुझ पर चिल्लाई, चैन फैन, क्या जो तुमने कहा वह सच है? मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे। मैंने शांति से चैन यू की ओर देखा। हाँ सच है। तो क्या हुआ? अगर मुझे सही सही याद है तो उस दिन वही तो लड़कियों के एक ग्रुप के साथ बाहर खाना खा रहा था। मैं तुम्हें स्कूल पढ़ने के लिए पैसे देती हूँ, ना कि आवारागर्दी करने के लिए। तुम्हें अपनी इज्जत की परवाह ना हो, लेकिन मुझे और तुम्हारे पिता को तो अपनी इज्जत बचानी है। इन बेबुनियाद आरोपों को सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। भले ही मैंने खुद को तैयार कर लिया था, फिर भी मेरे दिल में एक अजीब सी टीस उठी। भले ही हमारा खून का रिश्ता नहीं था, फिर भी उन्होंने ही अकेले मुझे पाला पोसा था। वे इतने कठोर क्यों है? पिछले जन्म में कॉलेज से ग्रेजुएट होने तक मुझे ऐसी डांट फटकार सुननी पड़ती थी।
थी। जब मैंने घर पैसे भेजना शुरू किया तभी लियू शुएन का रवैया थोड़ा सुधरा। कभी मुझे नादानी में लगता था कि पैसे से माँ का थोड़ा प्यार खरीदा जा सकता है, लेकिन अब मेरी आंखें खुल गई हैं। उस तथाकथित माँ के प्यार को भूल जाओ, ये औरत इसके लायक नहीं है। ये सोचते ही मेरी आंखों में एक तीखी चमक आ गई। मैंने जोर से चॉपस्टिक्स मेज पर पटके झटके से खड़ा हुआ और लियू शुएन की ओर बढ़ा। तुम मुझे बताओ, मैं किस तरह अपनी इज्जत की परवाह नहीं करता? मैं किसके साथ आवारागर्दी कर रहा हूँ? लियू शुएन हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका हमेशा आज्ञाकारी बेटा पलटकर जवाब देने की हिम्मत करेगा। संभलते ही वह गुस्से से आग बबूला हो गई। बगावत, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात करो? मैंने एक फीकी सी हंसी हंसी। मैं अपनी एक क्लासमेट के साथ चल रहा था और तुम इसे आवारागर्दी कहती हो? तो चैन यू जो लड़कियों के ग्रुप के साथ बाहर घूमता है, क्या वो जिगोलो जैसा नहीं है? तुम कैसी बकवास कर रही हो? शैन यू का चेहरा तुरंत लाल हो गया। तुम जानवर हो, वो तुम्हारा छोटा भाई है। लियू शुफेन अपनी कुर्सी से उछली और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मैं थोड़ा सा हटकर बच गया। फिर मैंने उसे चुनौती दी, वो मेरा भाई है, तो क्या मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ? फिर भी तुम मुझे ऐसे कोसती हो जैसे मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या मुझे पता नहीं कि तुम कैसी इंसान हो? मैं जोर से हंसा और शांत भाव से जवाब दिया, मैं तुम्हारी बात ठीक कर देता हूँ। मेरी पढ़ाई का खर्च तुम नहीं उठा रही हो। मैं अपनी काबिलियत के दम पर स्कूल में हूँ। मेरी ट्यूशन और फीस हर साल पूरी तरह माफ हो जाती है। स्कूल मुझे मुश्किल हालात के लिए भत्ता भी देता है। और तो और, जिस साल मैंने एंट्रेंस एग्जाम पास किया था, टाउन गवर्नमेंट से मिला 20,000 युआन का इनाम सीधे तुम्हारी जेब में गया था। जरा ठीक से हिसाब लगाओ, तुमने असल में मुझ पर कितना पैसा खर्च किया है? लियू शुफेन की आंखें पटी की पटी रह गई। उसने अपनी छाती पकड़ी और गुस्से से कांपने लगी। अगले ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी, अपनी जांघें पीटने लगी और बुरी तरह रोने बिलखने लगी। हे भगवान, मैंने कैसा एहसान फरामोश और नमक हराम बच्चा पाला है। अभी घर आया है और आते ही मुझे गुस्सा दिला रहा है, यहाँ तक कि हिसाब किताब करने की मांग भी कर रहा है। मैंने शांत चेहरा बनाए रखा और हमारा ये तमाशा देखता रहा। बचपन से अब तक मैंने सिर्फ रिश्तेदारों के पुराने कपड़े और अपने भाई के बचे खुचे कपड़े ही पहने हैं। हालांकि मैं बचपन से ही घर का काम करती रही हूँ और अपने भाइयों की देखभाल करती रही हूँ, लेकिन मेरे महीने का खर्च ज्यादा से ज्यादा कुछ 100 युआन ही होता था। क्या इसी को इतने सालों तक पालना पोसना कहते हैं? चैन फैन ने अभी अपनी माँ से माफी मांगी। शेन बानशान ने बीच बचाव किया। तुम्हारी माँ का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल है, वो बस थोड़ी टोकती टाकती रहती है, लेकिन उसका दिल साफ है। इतनी जिद मत करो। ठीक है, मैंने एक अर्थपूर्ण मुस्कान दी। हो सकता है उसका दिल अच्छा हो, लेकिन मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। उसने अपने स्वार्थ के लिए मेरे कॉलेज एप्लीकेशन की पसंद तक खराब कर दी। मैं बाकी सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस बात के लिए मैं उससे हमेशा नाराज रहूंगी। सही कहा भाई, माँ ने तुमसे ज्यादा कुछ कहा भी नहीं। तुम इतनी छोटी सोच क्यों रख रहे हो? चेन यू ने आग में घी डालने का काम किया। रोती हुई माँ, ढोंगी पिता, मजाक उड़ाता भाई और बेपरवाह स्वार्थी छोटा भाई, सबको देखकर मुझे बस बेबसी महसूस हुई। कितना थका देने वाला था ये सब। मैं मन ही मन हंसी। कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि तुम लोग मेरे परिवार वाले भी हो या नहीं। ये कहकर मैंने अपना बैग उठाया और सीधे ऊपर भाग गए। लुफिन और चेन बानशान मेरी परछाई को ओझल होते देखते रहे। वे एक दूसरे को हैरानी से घूरते रहे। अपने कमरे में पहुंचते ही मैंने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे से पीठ टिकाकर मैं धीरे धीरे फर्श पर बैठ गई। मेरी आंखें लाल थी, लेकिन मैंने अपने होंठ जोर से दबा लिए। मैंने ठान लिया था कि एक भी आंसू नहीं गिरने दूंगी। पिछले जन्म में नौकरी शुरू करने के बाद ही मुझे पता चला कि मैं चैन परिवार की बेटी नहीं हूँ। मैं कभी समझ नहीं पाई कि लियू शुएन मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी। 24 साल की उम्र तक तो बिल्कुल नहीं। जब शेन बानशान का एक्सीडेंट हुआ और उसे खून की जरूरत पड़ी, तब मुझे एक सुराग मिला। चैन बानशान का ब्लड ग्रुप ओ था, लियू शुएन का भी ओ था, लेकिन जब मैंने कॉलेज में ब्लड डोनेट किया था तो टेस्ट रिजल्ट में मेरा ब्लड ग्रुप बी निकला था। दो बातें जो बिल्कुल अलग अलग लगती थी अचानक मेरे दिमाग में जुड़ गई। मेरा पूरा शरीर जैसे जम गया। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। जिन माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ है, उनकी संतान का ब्लड ग्रुप बी कैसे हो सकता है? ये कैसा बायोलॉजिकल चमत्कार है? या फिर हमारा कभी कोई खून का रिश्ता था ही नहीं? उस पल मुझे सब समझ आ गया। वह मुझसे इतनी नफरत क्यों करती थी? मैं चाहे कितना भी अच्छा क्यों न होता, उसे हमेशा खटकता क्यों था? जब मेरे पास देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका था, तो मैं पूरी तरह बर्बाद कैसे हो गया, और वह भी उसी के हाथों? असल में जवाब तो हमेशा से सामने ही था, क्योंकि मैं उसका अपना बेटा नहीं हूँ। मुझे अपनी याददाश्त पर भी शक होने लगा। इसलिए मैंने जानबूझकर लियू को ब्लड टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेजा। नतीजों से साबित हो गया कि
मेरी याददाश्त गलत नहीं थी। सच में उसका ब्लड ग्रुप ओ था। हमारे बीच सच में खून का कोई रिश्ता नहीं था। जब नतीजे मेरे हाथ में आए तो मैंने उसी वक्त उससे कुछ नहीं कहा। चैन बानाशान की सर्जरी खत्म होने के बाद ही मैं 3 रिपोर्ट लेकर उसके सामने गया। वे लोग सिर्फ प्राइमरी स्कूल तक ही पढ़े थे। वे उन अंग्रेजी अक्षरों को बिल्कुल नहीं पहचान सकते थे। मैंने शांति से समझाया कि उन दोनों का ब्लड ग्रुप ओ है। उनकी सवालिया नजरों के बीच मैंने गहरी सांस ली और कहा कि मेरा ब्लड ग्रुप बी है, तो क्या दिक्कत है? लियू श्वेन ने सेब छीलते हुए ऐसा दिखाया जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने हर शब्द धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मेडिसिन हो या बायोलॉजी, जिन माता पिता का ब्लड ग्रुप ओ होता है वे कभी भी बी ब्लड ग्रुप वाले बच्चे को जन्म नहीं दे सकते। मेरे इतना कहते ही हॉस्पिटल का कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। लियू श्वेन के हाथ से सेब फर्श पर गिर गया। उसके हाथ में अभी भी चाकू था लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों में घबराहट ने मुझे बता दिया कि मैं सही था और चैन बानशान के चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए। तुम क्या बकवास कर रहे हो? लियू श्वेन घबराहट में चिल्लाई और मैंने जवाब दिया, मैं बकवास नहीं कर रहा। मैंने जो कुछ भी कहा वो सच है। मैंने शांति से उस डॉक्टर की ओर देखा जो अभी अभी कमरा चेक करने आया था। मैंने ऐसे पूछा जैसे बस यूं ही पूछ रहा हूँ, डॉक्टर, अगर माता पिता दोनों का ब्लड ग्रुप ओ हो क्या उन्हें बी ब्लड ग्रुप वाला बच्चा हो सकता है? डॉक्टर ने पक्के तौर पर जवाब दिया, यह नामुमकिन है जब तक कि वो बच्चा बायोलॉजिकल न हो। इस एक वाक्य ने उन दोनों को पूरी तरह चुप करा दिया। चैन बानशान ने चैन फान को बुलाते हुए कुछ कहना चाहा लेकिन मैंने बस अपना बैग उठाया और बिना पीछे मुड़े चला गया। मैं अपने किराए के कमरे में लौट आया। मैंने बहुत सारी बियर खरीदी और रोते हुए पीता रहा। मुझे राहत महसूस होनी चाहिए थी लेकिन मेरा दिल ऐसा महसूस कर रहा था जैसे चाकू से कट रहा हो, सिर्फ इसलिए कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। क्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव होना चाहिए? किस्मत मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों करती है? कुछ दिनों बाद लियू शुफेन और चैन बानशान ने रोते बिलहकते मेरा रास्ता रोका। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें मैं सालों पहले मिला था और कैसे उन्होंने तंगी सहकर मुझे पाला पोसा। लियू ने माना कि वह भेदभाव करती थी लेकिन कहा, एक माँ के तौर पर कौन अपने बच्चे को ज्यादा प्यार नहीं करेगा। उन्हें उम्मीद थी कि मैं उन्हें थोड़ा समझ पाऊंगा और मैं पिघल गया और उन्हें माफ कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जैसे ही मैं एक लोहे के पिंजरे से निकला सीधे दूसरे में जा फंसा। पालन पोषण के कर्ज के नाम पर नैतिक ब्लैकमेल का पिंजरा। मैं बुरी तरह जकड़ा हुआ था। चैन बानशान का अस्पताल का बकाया बिल मैंने चुकाया। पुराने घर की मरम्मत के लिए पैसे मैंने दिए। वे शहर में चैन यी के लिए घर खरीदना चाहते थे। मैंने पैसे कमाने के लिए दिन रात एक कर दिया। जब तक मैं थकान से मर नहीं गया तब तक मुझे एहसास नहीं हुआ कि शुरू से आखिर तक लियू शुफेन ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। उन्होंने मुझे सिर्फ शोषण का जरिया समझा। मुझे गोद लेना भी किसी दया भाव से नहीं किया गया था। ये सोचकर मैं धीरे धीरे जमीन से उठा। कमतर बेहतर और मेरा भविष्य बर्बाद करने का कमतर बेहतर, सिर्फ इसलिए कि मैं बायोलॉजिकल बच्चा नहीं हूँ। आप मेरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। कमतर बेहतर, दोबारा पालन पोषण के कर्ज का इस्तेमाल करके मुझे ब्लैकमेल करने की हिम्मत मत करना। इस जिंदगी में मुझ पर खर्च हुए हर पैसे का हिसाब मैं उन्हें चुका दूंगा। अपनी भावनाओं को शांत करने के बाद मैं अपनी छोटी सी स्टडी डेस्क पर बैठा, अपना बैकपैक खोला, अपनी एक्सरसाइज बुक निकाली और सवाल हल करने लगा। पढ़ाई ही मेरा एकमात्र। अभी मैं अपने काम में बहुत डूबी हुई थी। तभी किताब से एक स्टिकी नोट नीचे गिरा। उस पर 11 अंकों का फोन नंबर लिखा था। नंबर के नीचे अच्छी अंग्रेजी में एक लाइन लिखी थी, होमी लैंड बैंग बैंग। उसने ये कब रखा? उस स्टिकी नोट को देखते हुए न जाने क्या सोचकर मेरे चेहरे पर धीरे से हल्की सी मुस्कान आ गई। पिछली जिंदगी में मुझे लगता था कि वो एक गहरी खाई जैसी है लेकिन अब मुझे लगता है कि मेरी अंधेरी दुनिया में वही एकमात्र रोशनी है। अगले दिन मैं सुबह 6 बजे उठी। मैं पिछली जिंदगी की तरह दुख और मेहनत में नहीं फंसी रहना चाहती थी। जब नीचे सन्नाटा हो गया तो मैं धीरे धीरे नीचे गई। चैन यूजा अकेले बैठकर टीवी देख रहा था जबकि चैन यू अपने कमरे में सो रहा था। मुझे नीचे आते देख चैन यूजा ने बेपरवाही से कहा, माँ ने कहा है कि बर्तन धो देना और हाँ, मेरे और चैन यू के लंच के लिए स्वेट एंड सॉर रिब्स बनाना मत भूलना। डाइनिंग टेबल की ओर देखते हुए मेरी नजरें अचानक ठंडी हो गई। स्वेट एंड सॉर रिब्स बनाना ठीक है लेकिन पैसे कहाँ है? मुझे पैसे दो। कौन से पैसे? चैन यूजा ने अनजान बनने का नाटक किया। क्या तुम्हें लगता है कि मैं हवा से तुम्हारे लिए रिब्स बना सकता हूँ? तो खुद ही कुछ सोच लो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके मजाकिया रवैये को देखकर मैंने अपनी मुट्ठियां भींच ली। छोड़ो भी, वैसे भी मेरा उससे कोई खून का रिश्ता तो है नहीं। मैंने गहरी सांस ली, फिर मुड़कर किचन की ओर गई और कल बचे हुए नूडल्स ढूंढे जो खत्म हो चुके थे। बस एक खाली पैकेट बचा था। मैंने मन ही मन हंसी उड़ाई। मेरी नजर दूसरी तरफ रखे आटे के पैकेट और छिपी हुई फार्म के अंडों की टोकरी पर पड़ी तो वो है मुझ पर नजर रख रही थी। अगर तुम मुझे खाने नहीं दोगी तो मैं पक्का पेट भर के खाऊंगी। मैंने पूरे किचन में सब कुछ उलट पुलट दिया। आखिरकार मुझे एक कैबिनेट में
अंडों की टोकरी मिल गई। मैंने तमीज दिखाने की परवाह नहीं की। मैंने 2 अंडे तोड़े, थोड़ा आटा लिया और अपने लिए खुशबूदार एक पैनकेक बनाया। जैसे ही मैं पैनकेक लेकर किचन से बाहर निकली, चैन यूजा की नाक फड़कने लगी। उसने तुरंत मुझे घूरा। चैन, क्या तुमने अभी अभी अंडे पकाए? मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी, बैठ गई और खाने लगी। वो तुरंत भड़क गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अंडा पैनकेक खाने की हिम्मत भी कैसे की? वे सारे अंडे मेरे लिए थे। बेहतर होगा कि तुम इंतजार करो। आज रात जब माँ घर आएंगी तो मैं उन्हें बता दूंगा। देखते हैं वो तुम्हें क्या सजा देती है। अभी अपना मुंह बंद करो। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने अपनी चॉपस्टिक्स जोर से मेज पर पटक दी। अगर तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हें मारने की हिम्मत भी करूंगी। यकीन मानो, मैंने अपनी आस्तीनें ऊपर चढ़ाने का नाटक किया और खड़ी हो गई। चैन यू ने मुझे 2 बार गुस्से से घूरा, फिर समझदारी दिखाते हुए चुप हो गया। कितना डरपोक है, बस कमजोरों को परेशान करने में ही माहिर है। नाश्ता खत्म करने के बाद मैंने साथ ही साथ रसोई भी साफ कर दी। फिर मैं ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाने की तैयारी करने लगी। सुबह से ही समस्याओं को सुलझाने के बाद मेरे दिमाग को आराम की जरूरत है। तुम कहाँ जा रहे हो? चैन यूसे ने पूछे बिना नहीं रह सका और मैंने जवाब दिया, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, लेकिन आखिर में वो चुपचाप गुस्सा पीकर रह गया। मैंने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, फिर मुड़कर दरवाजे से बाहर निकल गया। आसपास की जानी पहचानी और अनजान चीजों को देखकर मैं हैरान रह गया, जैसे समय और जगह आपस में मिल रहे हो। मैं बिना किसी मकसद के घूमता रहा और गलती से शहर के इकलौते मिडिल स्कूल पहुंच गया। मैं यहाँ कभी नहीं पढ़ा। प्राइमरी स्कूल की ग्रेजुएशन परीक्षा में मैंने काउंटी में 30वां स्थान हासिल किया था, इसलिए मुझे सीधे हवाई काउंटी के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। न सिर्फ मेरी ट्यूशन फीस माफ हो गई, बल्कि मुझे हर महीने 500 युआन का वजीफा भी मिलता था। वरना लू शू फैन मुझे कभी भी काउंटी में पढ़ने नहीं देती। मुझे इस बात में जरा भी शक नहीं था। अगर मेरे ग्रेड्स थोड़े भी गिरते तो मुझे जरूर पढ़ाई छोड़कर काम ढूंढना पड़ता। ज्ञान किस्मत बदल सकता है, यह एक ऐसा सच है जिस पर मैंने हमेशा यकीन किया है। बिल्कुल। थोड़ी देर घूमने के बाद मैं घर लौटने की तैयारी करने लगा। एक छोटी सी दुकान के पास से गुजरते हुए मुझे 2 बहुत जाने पहचाने चेहरे दिखे। चैन फैन। उन्होंने भी मुझे देख लिया। मुझे रुकना पड़ा। मैंने हिम्मत करके उनके पास जाकर उनका अभिवादन किया। माँ भी साथ थी। लू शुइन ने बस बेरुखी से नाक सिकोड़ी और कोई जवाब नहीं दिया। चैन फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चैन बानशान ने पूछा। मैं बस घूम रहा था। वैसे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कंस्ट्रक्शन साइट पर आज लंच की डिलीवरी नहीं आई, इसलिए कॉन्ट्रैक्टर हमें खाना खिलाने के लिए इस जगह ले आया। उसने पास ही मौजूद अपनी छोटी सी दुकान की तरफ इशारा किया। ओल्ड चैन, क्या ये तुम्हारा बेटा है? एक अधेड़ उम्र का आदमी मेरे पास आया और मुझे उत्सुकता से देखने लगा। हाँ भाई वांग, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये शहर में पढ़ता है। चैन बानशान की आवाज में गर्व साफ झलक रहा था। चैन फैन, ये अंकल वांग है, नमस्ते कहो। मैंने विनम्रता से सिर हिलाकर नमस्ते किया। नमस्ते अंकल वांग। अच्छा, बहुत बढ़िया, उस आदमी ने मजाक करते हुए कहा। तुम्हारा बेटा तुम दोनों से कहीं ज्यादा हैंडसम है। चैन बानशिन बस जबरदस्ती मुस्कुरा पाई, जबकि लिu शुइन का चेहरा उदास हो गया। उसकी नजरें बार बार मेरे चेहरे को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही हो। ठीक है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। शेन यू और शेन येजा तुम्हारे खाना बनाने का इंतजार कर रहे हैं। मैंने हल्के से अपने होंठ काटे और धीरे से हाँ कहा, लेकिन एक बात थी जो मुझे पता नहीं थी। अंकल वांग नाम का वह आदमी कुछ सेकंड तक सोच विचार करती नजरों से मेरी पीठ को घूरता रहा। दोपहर के खाने के बाद मैं रात होने तक फिर से अपनी पढ़ाई में लग गई। जैसे ही मैं रात का खाना बनाने के लिए नीचे जाने वाली थी, आंगन में मोटरसाइकिल की आवाज गूंजी। वे वापस आ गए थे। जैसे ही चैन यीजा ने लिu शू को देखा, वह दौड़कर उसके पास गया। माँ, चैन फैन ने आज सुबह बिना पूछे अंडे उबालकर खा लिए। लिu शुइन के चेहरे के भाव बदल गए। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा। मैं डांस सुनने के लिए तैयार हो चुकी थी। उम्मीद के उलट उसने बस मुझे गुस्से भरी नजरों से देखा। उसने उन्हें खा लिया तो खा लिया, है ना? न सिर्फ चैन यूज हैरान था, बल्कि मैं भी दंग रह गई थी। ये तो पश्चिम में सूरज उगने जैसा था। साथ ही उसने आज मेरे और चैन यू के लिए सिर्फ सब्जियां ही फ्राई की थी। उसमें मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था। तुम रोज मांस खाते हो, कभी कभी सब्जी खाने में क्या बुराई है? उसने मुझ पर चिल्लाया भी और कहा कि वो मुझे मारना चाहता है। लिu शुइन के चेहरे के भाव थोड़े बदले, लेकिन जब मुझे लगा कि वो भड़कने वाली है तो उसने खुद को रोक लिया। लेकिन क्या उसने सच में तुम्हें मारा? माँ, आज तुम्हें क्या हो गया है? चैन यूजू पूरी तरह उलझन में दिख रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। लिu शू फैन आज बहुत अजीब व्यवहार कर रही है। मैं किचन की तरफ मुड़ी और रात का खाना बनाने लगी, लेकिन लिu शू फैन जल्दी से मेरे पास आई। आज रात खाना बन जाएगा, जाओ अपने भाइयों के साथ टीवी देखो। मैं हैरानी से वही जम गई। क्या उसने गलत दवा ले ली थी या अचानक उसका जमीर जाग गया था? जल्द ही आटे के सूप के 5 बड़े कटोरे मेज पर लाए गए। हर कटोरे में एक फ्राइड एग था और मेरे कटोरे में भी वही था। टेबल के ठीक बीच में स्लाइस किए हुए स्मोक्ड मीट की एक प्लेट भी रखी थी। मैंने अपने कटोरे में रखे अंडे को देखा और मुझे
बार बार ऐसा लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। खाना खाते समय जब मैंने मीट का एक टुकड़ा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने बिना कुछ कहे बस मेरी तरफ देखा। रात के खाने के बाद लियू शुफेन ने बर्तन धोने के लिए भी जिद की। अजीब घटनाएं अक्सर किसी मुसीबत का संकेत होती है। लियू शुफेन पक्का मेरे खिलाफ कुछ बड़ी साजिश रच रही थी। हुआ भी वही। वह मेरे पास आई और बोली, सरा मेरे कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैंने शांति से सिर हिलाकर हामी भरी। चैन यू और चैन यिस की उत्सुक नजरों के बीच मैं चुपचाप उनके पीछे ऊपर चली गई। कमरे में घुसते ही उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। फिर उन्होंने बिस्तर की ओर इशारा करते हुए मुझे बैठने को कहा। मैंने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं खड़े खड़े ठीक हूँ माँ, बस जो कहना है कह दीजिए। बर्ताव कर रही हैं, उससे मुझे डर लग रहा है। लू शुफेन ने एक आह भरी और अचानक भावुक आवाज में बोली, चैन फैन, मैं जानती हूँ कि सालों से मैंने चैन युआ और चैन यिजे के साथ पक्षपात किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम्हारे मन में बहुत नाराजगी होगी। मैं बस चुपचाप मुस्कुराती रही। तो उन्हें असल में पता है। मुझे लगा था कि उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। मुझे ज्यादा दोष मत देना, हम उस समय बहुत गरीब थे। अगर तुम्हारी दादी के परिवार ने हमारी मदद न की होती तो शायद हम तुम तीनों को पाल भी नहीं पाते। क्या ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तुम दोनों को बेटे ही चाहिए थे? इंसान जितना गरीब होता है उसके उतने ही ज्यादा बच्चे होते हैं, और जितने ज्यादा बच्चे होते हैं इंसान उतना ही गरीब होता जाता है। मैंने ये सच कहने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक पल के लिए उनके चेहरे के भाव कड़े हो गए। फिर उसने आगे कहा, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। तुम्हारा मुझसे नफरत करना स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा भविष्य अच्छा हो और जिंदगी स्थिर रहे। उसकी बातें सुनकर मेरी भौहें और भी तन गई। मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। बस वही कहो जो तुम कहना चाहती हो माँ। अब मुझे मीठी मीठी बातें करके बहलाने की कोशिश मत करो। आखिरकार उसने अपनी असली मंशा जाहिर कर दी। आज तुम जिस अंकल वांग से मिली वे एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर हैं। वे हर साल लाखों युआन कमाते हैं। शहर में उनके कई घर भी हैं। अंकल वांग की एक बेटी है जो लगभग 30 साल की है। वह काफी खूबसूरत है, बस उसे चलने में थोड़ी दिक्कत है। लू शुएन, मेरे चेहरे को देखो। अंकल वांग आज तुमसे बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए अगर वे जानना चाहे कि क्या तुम उनके दामाद बनने के लिए तैयार हो तो वह मेरे इस जाल में फंसने का इंतजार कर रही थी। मैं ठंडी हंसी हंसी, माँ मैं अभी सिर्फ 17 साल की हूँ। मुझे पता है हम तुमसे अभी जाने के लिए नहीं कह रहे हैं। एक बार जब तुम हाई स्कूल पास कर लोगी और 18 साल की हो जाओगी तो ये एकदम सही रहेगा। मैंने शांति से उसे बीच में रोका। अगर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में हो गया तो यूनिवर्सिटी जाना इतना जरूरी नहीं है। शादी और बच्चे जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। वांग परिवार की हालत बहुत अच्छी है, तुम्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर ये इतना ही अच्छा है तो तुम चेन यू को क्यों नहीं भेज देती? लू शुएन का चेहरा बदल गया। वह हकलाने लगी, तुम्हारा भाई अभी बहुत छोटा है, वह मुझसे सिर्फ 2 साल छोटा है। अगर वांग परिवार 1 साल इंतजार कर सकता है तो वे 3 साल भी इंतजार कर सकते हैं। लेकिन अंकल वांग का मन तो तुम पर ही अटका है। मैं फिर से ठंडी हंसी और बिना किसी लिहाज के सच सामने ला दिया। तो वांग परिवार तुम्हें दुल्हन की कीमत के तौर पर कितना पैसा दे रहा है? वह तुरंत घबरा गई और मुझ पर चिल्लाई, बदतमीज लड़की, क्या बकवास कर रही है? इसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं है। मैंने उससे और बहस करने की जहमत नहीं उठाई। मैं बेडरूम का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगी। अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो खुद जाओ, वैसे भी मैं तो बिल्कुल नहीं जा रही हूँ। शेनफान वही रुको। आखिरकार उसका नकाब उतर गया और वह गुस्से से भर गई। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है, मुझे कुछ तो मिलना चाहिए। देखो, और तुम अभी भी कहती हो कि कोई ब्राइड प्राइस, दुल्हन की कीमत नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए पीछे मुड़कर पूछा, तो मुझे बताओ, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरी कीमत क्या है। ये सिर्फ 1000 युआन है। लू शुएन चिल्लाई। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा, क्या 1000 युआन लेना बहुत ज्यादा है? मुझे यकीन है कि असल रकम 1000 से ज्यादा ही होगी। मैंने अब उससे और बात करने की परवाह नहीं की। मैं मुड़ी और दरवाजे से बाहर निकल गई। जैसे ही दरवाजा खुला मैं ठिठक गई। चैन यू और चैन यिजा बाहर छिपकर हमारी बातें सुन रहे थे। मेरे चेहरे के भाव तुरंत सख्त हो गए। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चैन यू पीछे हट गया। नहीं, कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर रहे थे, बस कुछ पूछना था माँ। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, कुछ नहीं। मैं चुपचाप सीधे नीचे चली गई। मैंने देखा कि शैन बानशान आंगन में सिगरेट पी रहे थे। आज रात घर आने पर वे बहुत अजीब लग रहे थे, खासकर बहुत ज्यादा खामोश थे, इसलिए उन्हें पक्का इस विज्ञापन के बारे में सब पता था। मेरी आवाज सुनकर उनके हाथ थोड़े कांपे। उन्होंने धीरे से अपना सिर घुमाया। तुम्हें भी सब पता है ना? मैंने सीधे मुद्दे की बात पूछी। उनका जवाब बस खामोशी और सिगरेट के कश लेने की भारी आवाज थी। तुम्हारी खामोशी का मतलब है कि तुम इसे मानते हो, है ना? मुझे माफ कर दो चैन फैन। चैन बानशान ने अपनी सिगरेट बुझाई और माफी भरे अंदाज में मेरी तरफ देखा। मैंने अपने आंसू रोके और आसमान की तरफ देखा।
देखा। पापा, चेन यू और चेन यित्सा के मामले में इतना फर्क क्यों है? उन्हें बस खुशहाल और शांतिपूर्ण जिंदगी जीनी है। आप और माँ सच में बहुत पक्षपाती है। चेन बानशन की धुंधली आंखों में उलझन दिखी, लेकिन आखिर में वे बस 3 बेबस शब्द ही कह पाए, मुझे माफ करना। तो आप भी इस बात से सहमत है कि मैं वांग परिवार का दामाद बनूं? उन्होंने एक और सिगरेट जलाई और धीरे से कहा, चेन फैन, वांग परिवार की शर्तें सच में बहुत अच्छी है। भले ही अंकल वांग की बेटी के पैर में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन इसी वजह से वे तुम्हारे साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। वहाँ तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव नहीं होगा। हाँ, ये बातें ल्यू शुएन की बातों जैसी ही है। अगर ये इतना ही अच्छा है तो आप चेन यू को क्यों नहीं भेजते? क्योंकि आपको लगता है कि वो बेहतर लड़की का हकदार है ना? खैर, इस तरह की विकलांगता मेरे ही हिस्से में आई है ताकि मैं बाद में इस बड़े परिवार की मदद कर सकूं, है ना चेन सेन? शायद मेरी बातों ने उनके बचे खुचे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, इसलिए चेन बानशिन अचानक जोर से चिल्ला पड़े। लेकिन मैंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी और बात टाल दी। वांग परिवार ने आपको क्या फायदे देने का वादा किया था? चेन बानशिन के चेहरे के भाव जम से गए। काफी देर बाद उन्होंने धीरे से जवाब दिया। अंकल वांग ने कहा, अगर ये सब हो जाता है तो वे मुझे अपने साथ कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर ले जाएंगे ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं। और क्या 3000 युआन की ब्राइड प्राइस, शादी के लिए दी जाने वाली रकम भी नहीं मिलेगी? क्या वो 2000 नहीं थे? जैसे ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखने लगा। मैंने धीरे से सिर हिलाया, जैसे सब समझ गया हूँ। तो वो 2000 युआन थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी कीमत इतनी होगी। उस समय 2000 युआन की ब्राइड प्राइस, दुल्हन की कीमत, सच में बहुत बड़ी रकम थी। चेन बैंस मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे वे अपने ही बेटे को पहचान न पा रहे हो। मैं खड़ा हुआ और पापा के कपड़ों से धूल झाड़ी, जो वहाँ थी ही नहीं। मैं कभी लिविंग सन इन लॉ, ससुराल में रहने वाला दामाद नहीं बनूंगा। मैं पढ़ाई जारी रखूंगा और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दूंगा। मेरी किस्मत मेरे अपने हाथों में होनी चाहिए। फिर अचानक मैंने अपना लहजा बदल लिया। अगर आप और माँ सच में वांग परिवार के फायदों के इतने लालची हैं, तो चेन यू को ही दामाद बनने दीजिए। बेशक आप अपने सगे बेटे की शादी किसी लंगड़ी पत्नी से तो कभी नहीं होने देंगे। चेन बैंसन की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने मुझे हैरानी भरी नजरों से देखा। मैंने बस हल्की सी मुस्कान दी और बिना कुछ और कहे मुड़कर घर के अंदर चला गया। तो इसे ही बटरफ्लाई इफेक्ट कहते हैं। सिर्फ इसलिए कि मैं आज सुबह टहलने निकला था, मेरी जिंदगी का रास्ता पूरी तरह बदल गया। लेकिन अभी मेरा दिल अजीब तरह से शांत है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। वे मेरे साथ जितना बुरा बर्ताव करेंगे, मुझे घर छोड़ने का उतना ही कम बोझ महसूस होगा। मैं ल्यू शुएन का स्वभाव अच्छी तरह जानता हूँ। वह उन 2000 युआन को कभी नहीं छोड़ेगी। वह मुझे इस शादी के लिए मजबूर करने का हर मुमकिन तरीका अपनाएगी। तुरंत यह घर छोड़ना होगा। जैसे ही मैं अंदर गई, मैंने चेन युई और चेन ई को आपस में फुसफुसाते हुए सुना। मुझे आते देख वे दोनों चुप हो गए। लेकिन चेन यू अचानक बोला, भैया आप मान क्यों नहीं जाते? यह अच्छी बात है कि वांग परिवार ने आप पर ध्यान दिया है। ऐसी अच्छी किस्मत को हाथ से ना जाने दे। चेन यी ने भी हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल बिल्कुल, उनके साथ जुड़ने से हमारे परिवार का बोझ भी कम हो जाएगा। उनकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। क्या जिन भाइयों को मैंने खुद पाला पोसा, वे सच में इतने एहसान फरामोश हैं? पता चला कि इस परिवार में मेरे लिए अब कोई जगह नहीं है। मैं अब बिल्कुल अकेली हूँ और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लगता है कि मैं एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकती। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं पूरी रात बिस्तर पर सिमट कर बैठी रही। मुझे सोने की हिम्मत नहीं हुई और ना ही मैं आंखें बंद कर पाई, क्योंकि डर था कि ल्यू शुएन कुछ पागलपन भरा और अमानवीय काम कर सकती है। लेकिन किस्मत से उसमें थोड़ी बहुत इंसानियत बची थी। जैसे ही सुबह होने लगी, मैंने जल्दी से अपना सामान बैकपैक में भरा और दबे पार नीचे चली गई। आंगन में श्याओई जाग गया था। वो जोर से भौंकने ही वाला था। मैंने फुर्ती दिखाई और जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया। अलविदा श्याओई, अगर मौका मिला तो मैं तुम्हारे लिए जरूर वापस आऊंगी। धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, फिर हिम्मत जुटाई और बिना पीछे मुड़े सीधे भागने लगी। मैं भागते हुए बस स्टेशन पहुंची ताकि हवाई काउंटी जाने वाली सबसे पहली बस का टिकट ले सकूं। लेकिन सबसे पहली बस सुबह 9 बजे के बाद ही जाने वाली थी और तब सुबह के 7 भी नहीं बजे थे। उन 2 लाख युआन की वजह से उन्हें किसी भी पल पता चल सकता है कि मैं चली गई हूँ। ल्यू शुएन मुझे रोकने के लिए जरूर स्टेशन आएगी। मुझे अभी निकलना होगा। तभी मैंने देखा कि पास के काउंटी के लिए एक बस 7:30 बजे निकल रही थी। अब मैं ज्यादा चिंता नहीं कर सकता था। मैंने सोचा कि पहले यहाँ से निकल जाऊं और बाद में देखूंगा क्या करना है। 40 मिनट से ज्यादा समय के बाद बस नई काउंटी पहुंची। मैं तुरंत टिकट ऑफिस की ओर भागा। क्लर्क ने बताया कि शहर का टिकट 60 युआन का है, लेकिन मेरी जेब में 40 युआन से थोड़ा ही ज्यादा था। मैं स्टेशन से बाहर निकल आया। ख्याल आया शायद मुझे आने जाने वालों से पैसे मांगने चाहिए, लेकिन क्या कोई मुझे पैसे उधार देगा? नहीं, वे मुझे धोखेबाज समझेंगे। तभी पास के एक पब्लिक फोन बूथ पर मेरी नजर पड़ी। अचानक
अचानक मेरे दिमाग में कुछ नंबर याद आए। ऐसा लगा कि मदद के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही दूसरी तरफ से फोन उठाया गया, मुझे एक नींद भरी आवाज सुनाई दी, हेलो। अचानक मैं हिचकिचा गया। मेरा मन हुआ कि फोन काट दूं, लेकिन दूसरी तरफ से बेसब्री से कहा गया, हेलो, कुछ तो बोलो। उसने कहा। आखिरकार मैंने बोला, मैं हूँ लैंग बिंग बिंग। दूसरी तरफ 2 सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उसके तुरंत बाद उत्साह से भरी उसकी आवाज सुनाई दी, शेनफान। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, मैं अभी सेऊ काउंटी बस स्टेशन पर हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकती हो? ठीक है, मेरा इंतजार करो। फोन रखते ही मेरा दिल जो बेचैन था शांत हो गया। मुझे उस पर भरोसा था। उसने जो वादा किया था वो उसे जरूर पूरा करेगी। मैं लंबी बेंच पर बैठ गया, अपने बैग से परीक्षा के पेपर्स निकाले और उन्हें हल करने लगा। पता नहीं कितना समय बीत गया। अचानक मैंने किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना। मैंने तुरंत ऊपर देखा। एक खूबसूरत लड़की तेजी से मेरी ओर आ रही थी। वह लैंग बिंग बिंग थी। वह हाफ रही थी। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, चेनफान, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, दुनिया की सारी दूर की कोमलता से कहीं ज्यादा तुम्हारा धूल धक्कड़ और हवाओं का सामना करके मेरे पास आना मेरे लिए मायने रखता है। लेकिन जब उसने मेरे हाथ में पकड़े एग्जाम पेपर्स के ढेर को देखा तो उसके चेहरे के भाव अचानक अजीब हो गए। तुम्हें सच में पढ़ाई करना बहुत पसंद है ना? मैंने जल्दी से पेपर्स वापस अपने बैग में डाल दिए। फिर मैंने झट से कहा, क्या तुम मुझे 21 दे सकती हो? मेरे पास बस टिकट के लिए पैसे नहीं है। अचानक उसने मुझे देखा और कहा, चलो, मेरी कार बाहर इंतजार कर रही है। कुछ मिनटों बाद मैंने एक शानदार मैबैक कार देखी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि और क्या कहूँ। कार में बैठकर कानों के पास से गुजरती हवा की आवाज सुनते हुए मुझे अचानक एक अजीब सी शांति महसूस हुई। मैं उसे देखे बिना नहीं रह सका और वो भी मुझे देख रही थी। मुझे मानना पड़ा कि उस पल लैंग बिंग बिंग के लिए मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। कई साल बाद भी मुझे उस पल की बहुत याद आती है, जैसे हम साथ भाग रहे हों और जैसे कोई आजादी मिल गई हो। दोपहर के आसपास हम आखिरकार स्कूल के पास वापस पहुंचे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लैंग बिंग बिंग ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा। बस फिर से शुक्रिया कहने के लिए। तुमने पिछली बार मुझे खाना खिलाने का वादा पूरा नहीं किया। मैंने अजीब तरह से अपनी नाक खुजलाई और धीरे से कहा, मेरे पास पैसे नहीं है। इस बार सच में कंगाल हो गया हो। लैंग बिंग बिंग धीरे से हंसी। फिर उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा। चलो, आज मेरी तरफ से दावत है। वो मुझे एक चाइनीज रेस्टोरेंट ले गई और कुछ खास डिशेस ऑर्डर की। थोड़ी देर बाद खाना आ गया। मैंने कोई औपचारिकता नहीं दिखाई, बस सिर झुकाकर खाने लगा। लेकिन लैंग बिंग बिंग ने अभी तक अपने चॉपस्टिक्स को छुआ भी नहीं था। उसने अपनी ठुड्डी एक हाथ पर टिका रखी थी और दूसरा हाथ हल्का सा मुड़ा हुआ था। वो धीरे धीरे मेज पर उंगलियां थपथपा रही थी। क्या तुम मुझे अपनी मौजूदा स्थिति के बारे में बता सकते हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम हवाई काउंटी से हो। तुम सीयू काउंटी स्टेशन पर क्यों थे? मैंने अपने चॉपस्टिक्स नीचे रखे और धीरे से कहा, घर वालों से झगड़ा हो गया था, इसलिए हवाई काउंटी से किसी भी बस में बैठ गया। किस बात पर झगड़ा हुआ? मैंने नजरें झुका ली और कुछ पल के लिए चुप रहा। मैं उसकी आंखों में दया नहीं देखना चाहता था। वो तो अमीर घर में पैदा हुई थी। वो कभी नहीं समझ पाएगी कि सिर्फ 2 लाख युआन के लिए बेटे को बेच देने की बात कितनी अजीब और दर्दनाक है। जब मैंने कोई जवाब नहीं दिया तो लैंग बिंग बिंग ने फिर से मेरा नाम पुकारा। तब जाकर मैं ख्यालों से बाहर आया। मैंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। शायद मैंने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं। अब से मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है। लैंग बिंग बिंग की भौहें तन गईं। काफी देर बाद उसने पूछा, तो अब आगे क्या करने का प्लान है? मैं और क्या कर सकता हूँ? बस किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कड़ी मेहनत करूँ, बस यही है। मेरी आवाज धीमी पड़ गई। क्या तुम्हें मदद चाहिए? लैंग बिंग बिंग ने सही समय पर पूछा। मैंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और गहरी सांस ली। लैंग बिंग बिंग, क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? मैं एक IOU कर्ज का वादा लिख सकता हूँ। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के बाद मैं पैसे चुकाने के लिए काम करूंगा। मैं मूलधन और ब्याज दोनों चुका दूंगा। मेरी घबराहट भरी बात सुनकर वो हंस पड़ी। बात कहने के बाद उसने अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मुझे थमा दिया। इस पैसे का जैसे चाहो इस्तेमाल करो, मुझे वापस करने की जरूरत नहीं है। पासवर्ड कार्ड के आखिरी 6 अंक है। मैंने इसे ले तो लिया, लेकिन तुरंत विरोध किया। ये सही नहीं है, मैं तुम्हें एक एक पैसा जरूर वापस करूंगा। उसने मेरे पक्के इरादे वाले चेहरे को देखा, थोड़ी नाराजगी और थोड़ी मजाकिया अंदाज में कहा, चैन फैन, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आ रहा या तुम बस नाटक कर रहे हो? मेरा मतलब है कि मेरे पैसे मेरे बॉयफ्रेंड के खुलकर खर्च करने के लिए है। अगर तुम एग्जाम के बाद मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए राजी हो जाते हो तो तुम्हें ये पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा। मुझे अचानक पूछने का मन हुआ, और अगर मैं राजी नहीं हुआ तो? वो ठंडी हंसी हंसी, तो तुम्हें मूलधन और ब्याज दोनों चुकाने होंगे। ओ हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, मेरी ब्याज दरें बहुत ज्यादा है। क्या ये धमकी है? असल में अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड होता भी तब भी मुझे पैसे वापस करने पड़ते। हमारे बीच का फासला बहुत ज्यादा है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे परिवार पर मेरे बारे में कोई बुरा असर पड़े। वो अचानक चुप हो गई और बिना पलक झपकाए मुझे घूरने लगी। हम अभी आधिकारिक तौर पर साथ भी नहीं है और तुम अभी से माता पिता से मिलने के बारे में सोच रहे हो। उसके लहजे में मजाक था। पहली बार मुझे अपना चेहरा गर्म महसूस हुआ। मैंने
पलट कर कहा, तुम्हारे माता पिता से मिलने के बारे में कौन सोच रहा है? वो बस हंसी और कुछ नहीं कहा। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, कार्ड अंदर रखा और खाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद लैंग बिंग बिंग ने मुझे बुलाया। उसने फिर से अपना नाम बताया, शेनफान। मैंने ऊपर देखा और उसकी गहरी भावुक आंखों से नजरें मिली। उसने कहा, सच में अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं बचा है तो मैं तुम्हारा परिवार बन सकती हूँ। मैंने कुछ देर चुप रहने के बाद जवाब दिया, मैं इस बारे में सोचूंगा। खाना खाने के बाद लैंग बिंग बिंग मुझे हॉस्टल तक छोड़ने आई और रास्ते में हर किसी की नजरें हम पर ही थी। कमरे में वापस आकर मैंने जल्दी से नहाया और गहरी नींद सो गया। जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि तुरंत के खर्चों के लिए कुछ पैसे निकालने बैंक जाऊंगा, लेकिन जब मैंने कार्ड पर बैलेंस देखा तो मैं पूरी तरह हैरान रह गया। कार्ड में 200,000 युआन से ज्यादा पैसे थे। क्या उसे इस बात का डर नहीं था कि मैं सारे पैसे खर्च करके गायब हो जाऊंगा? एक नया हफ्ता शुरू हुआ और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बुधवार दोपहर को शहर भर के जॉइंट एग्जाम के नतीजे घोषित हुए, जिससे क्लासरूम का शांत माहौल टूट गया। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। मुझे पता था कि इस स्टडी हॉल पीरियड के दौरान स्कोर शीट क्लास टीचर के पास होगी। बहुत मुमकिन था कि वो नतीजे बताने के लिए अंदर आए। हालांकि मुझे पता था कि मेरा पेपर खराब गया है, फिर भी मैं इतना नर्वस था कि मेरी हथेलियां पसीने से गीली हो रही थी। अगर स्कोर बहुत ही खराब हुए तो मैं क्या बहाना बनाऊंगा? इसके उलट लैंग बिंग बिंग बहुत शांत दिख रही थी। वो कभी कभी अपनी डेस्क पर झुककर मनोरंजन वाली कोई किताब पलट रही थी। अचानक उसने मेरे कंधे पर उंगली से छुआ। अरे मिस्टर टॉप स्टूडेंट, इस बार पूरी ग्रेड में कौन सी रैंक लाने का इरादा है? टॉप 38 में आने की कोशिश कर रहा हूँ। वो ठिठक गई। क्या तुमने गलती से एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया? मैं मजाक नहीं कर रही, लेकिन साफ था कि उसे अब भी मुझ पर यकीन नहीं था, क्योंकि आमतौर पर मेरा परफॉर्मेंस हमेशा सबसे ऊपर रहता था। किसने सोचा था कि इस बार इतनी बड़ी गिरावट आएगी? मैंने आह भरी, मैं किसी को ये कैसे समझाऊं? उम्मीद के मुताबिक होम रूम टीचर स्कोर शीट लेकर अंदर आए। उनके चेहरे पर थोड़ी उदासी थी। पूरी क्लास एकदम शांत हो गई। जॉइंट एग्जाम के नतीजे आ गए हैं, लेकिन हमारी क्लास का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। क्लास 9 से हम बहुत पीछे हैं। टीचर ने पहले थोड़ी जानकारी दी, फिर उन्होंने ग्रेड के टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम बताए। हमारी क्लास से सिर्फ 2 स्टूडेंट्स हैं। वे हैं पैंग यांग और यांग शुअर। एक चौथे और दूसरा 9वें नंबर पर है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा वहम था या नहीं, लेकिन जब उन्होंने ये कहा तो ऐसा लगा जैसे उन्होंने मेरी तरफ देखा हो। उनकी आंखों में थोड़ी निराशा झलक रही थी। फिर भी ये नतीजा मेरी उम्मीद के मुताबिक ही था। इस बार मैं सिर्फ टॉप 10 से बाहर नहीं हुआ था। मुझे डर था कि मैं और भी नीचे गिर गया हूँ। इसके तुरंत बाद टीचर ने कुछ निर्देश दिए और क्लास को स्टडी हॉल जारी रखने को कहा। उन्होंने क्लास मॉनिटर से स्कोर शीट दीवार पर लगाने को कहा, लेकिन अचानक वे मुड़े और मेरे सामने रुक गए। उन्होंने हल्के से मेरी डेस्क पर थपथपाया, जरा मेरे साथ ऑफिस चलो। पूरी क्लास की उत्सुक नजरों के बीच मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। मैं टीचर के पीछे पीछे बाहर चला गया। जैसे ही मैं काफी दूर पहुंचा, क्लासरूम में अचानक हलचल मच गई, जैसे मधुमक्खी का छत्ता छेड़ दिया गया हो। अजीब बात है, चैन फैन टॉप 10 में भी नहीं आया और टीचर जैंग ने उसे प्राइवेट बातचीत के लिए बुलाया है। पक्का वो बुरी तरह फेल हुआ होगा। मॉनिटर, क्या तुम्हारे पास स्कोर शीट नहीं है? जल्दी देखो उसे कितने पॉइंट्स मिले हैं। हे भगवान! स्टूडेंट्स तुरंत मॉनिटर की डेस्क के चारों ओर जमा हो गए, किसी भी तरह स्कोर देखने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। जब उन्होंने मेरा स्कोर देखा तो भीड़ में अचानक हैरानी भरी चीखें गूंज उठी। कितने? क्या स्कोर रहा? तभी जोर से कुछ पटकने की आवाज आई और पूरे क्लासरूम में सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। सबने एक साथ कमरे के कोने की तरफ देखा। वहाँ लैंग बिंग बिंग खड़ी थी। उनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था और जोर से पटकने के बाद भी उनका हाथ डेस्क पर ही था। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्टडी हॉल के दौरान चुप रहकर पढ़ाई कैसे करते हैं? उनकी ठंडी और सख्त आवाज सुनकर सब जल्दी जल्दी अपनी सीटों पर वापस चले गए। कुछ ही सेकंड में क्लासरूम में फिर से शांति छा गई। इसी बीच जब मैं होम रूम टीचर के पीछे पीछे ऑफिस गया तो मैंने उन्हें किसी को सख्ती से डांटते हुए सुना। लिन योसी, देखो इस बार तुम्हारे कैसे नतीजे आए हैं। एक लड़का सिर झुकाए डांट सुन रहा था। वह क्लास 9 के होमरूम टीचर थे। लिन यूसी नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा। मुझे सोचने का मौका दिए बिना टीचर सियांग अपनी डेस्क पर बैठ गए। उन्होंने बिना किसी भाव के मेरी तरफ देखा। चैनफान, क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ अकेले में क्यों बुलाया है? सर, मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया। मैंने सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया। ये सिर्फ अच्छा न होने से कहीं ज्यादा है। ये तो किसी को भी हिलाकर रख देने वाला नतीजा है। फिर उन्होंने दराज
से स्कोर शीट निकाली और मुझे थमा दी। खुद ही देख लो। मैंने उसे ले लिया। हालांकि मैं मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब मैंने अपने स्कोर देखे तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। कुल स्कोर 590, क्लास में 10वीं रैंक और ग्रेड में 34वीं रैंक। एक आम स्टूडेंट के लिए यह स्कोर काफी अच्छा हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये अब तक का सबसे खराब नतीजा है। क्या था? शीट हाथ में पकड़े हुए मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन ही तो वो चीज थी जिस पर मुझे हमेशा गर्व रहा था। पढ़ाई। मुझे ऐसी हालत में देखकर टीचर जोंगजू का मन और कुछ कड़वा कहने का नहीं हुआ। तुम ही बताओ, इस प्रदर्शन की क्या वजह थी? मैंने अपना होंठ काटा। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे समझाऊं। क्या एग्जाम के उन 2 दिनों में तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी या घर पर कुछ चल रहा है? उन्होंने नरमी से और जोर देकर पूछा। मैंने मौका पाकर धीरे से सिर हिलाया। हाँ, उन कुछ दिनों में मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। साथ ही एग्जाम के दौरान घर की बातों का भी मेरे मन मिजाज पर असर पड़ा। यू शुइंग को दोबारा कोई गड़बड़ करने से रोकने के लिए मैंने सोचा कि टीचर को पहले ही बता दूं। जैसा सोचा था, टीचर जैंग ने ये सुनकर माथे पर बल डाल लिए। तुम्हारे घर पर क्या हो रहा है? मेरी आंखें थोड़ी भर आई। मेरी आवाज कांप रही थी। मेरा परिवार चाहता है कि अगले साल ग्रेजुएशन के बाद मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी जाए। मैं एग्जाम में कैसा भी परफॉर्म करूं, उनका मुझे यूनिवर्सिटी भेजने का कोई इरादा नहीं है। मेरी बात सुनते ही जैंग शी युआन एक पल के लिए हैरान रह गए। वो काफी देर तक चुप रहे और फिर बोले, यह तो बेतुकी की बात है। मैंने सिसकते हुए कहा, मैं इसके लिए कभी तैयार नहीं होंगी, भले ही वे मेरी पढ़ाई में मदद न करे। मैं खुद काम करके भी पढ़ सकती हूँ। बस मुझे डर है कि वे मुझे स्कूल छोड़ने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनकर टीचर जैंग की आंखों में राहत और दुख दोनों झलकने लगे। उनकी आवाज काफी नरम हो गई। तक तुम मेरी स्टूडेंट हो और मैं यहाँ हूँ। कोई तुम्हें स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। बस मन लगाकर पढ़ाई करो। अगले साल जिंगडू यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की पूरी कोशिश करो। मैंने जोर से सिर हिलाया। मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, लेकिन तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी। ओह, टीचर जैंग, क्या ये आपकी क्लास का चैन फैन है? क्या हुआ? अच्छा नहीं किया क्या? ये टीचर ली थी जो क्लास 9 की होमरूम टीचर थी। वह अपने स्टूडेंट को डांटने के बाद हमारे पास से गुजर रही थी। जैंग जुआन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, हाँ टीचर ली, ये लड़का आजकल कुछ परेशानियों से गुजर रहा है, इसलिए इस एग्जाम में उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं रहे। टीचर ली ने तुरंत अपनी आंखों से अपने पीछे खड़े लिन युक्सी की ओर इशारा किया। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, क्या मेरे वाले से भी बुरा हो सकता है? क्या आपकी क्लास के लिन युक्सी ने भी इस बार खराब परफॉर्मेंस दी? हाँ बिल्कुल, पिछली बार उसे 680 से ज्यादा पॉइंट्स मिले थे, लेकिन इस जॉइंट एग्जाम में वह 600 तक भी नहीं पहुंच पाया। ये सुनकर मुझे अचानक याद आया कि मेरे सामने खड़ा लड़का कौन था। वह पिछली जिंदगी में मेरा बराबरी का और मेरा राइवल था। मैं उसे कुछ और बार देखे बिना नहीं रह सकी। अभी लिन युक्सी ने अचानक ऊपर देखा। हमारी नजरें मिली। मुझे अचानक सिहरन महसूस हुई। दिल में एक अजीब सी भावना जगी और उसकी आंखों में भी हैरानी साफ दिख रही थी। मुझे अंदाजा हो गया कि उसे भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हो रहा था जैसा मुझे। टीचर ली अभी भी शिकायत कर रही थी। इन दोनों बच्चों के स्कोर एक साथ इतने कम कैसे हो गए? इतना बुरा हाल होना सच में एक इत्तेफाक है। टीचर ली की बातों ने मुझे असलियत में वापस ला दिया। मेरे मन में एक जबरदस्त ख्याल आया जिसने मेरी रूह को झकझोर कर रख दिया। ऑफिस से निकलने के बाद मैं काफी देर तक लिन यूसी की पीठ को देखती रही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उससे सहजता से कैसे बात शुरू करूं। उसे सीढ़ियों से नीचे जाते देख घबराहट में मैंने आवाज दी, स्टूडेंट लिन। लिन यूसी मुड़ा और उलझन भरी नजरों से मुझे देखने लगा। स्टूडेंट, क्या बात है? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा और अचानक मुझे एक आइडिया सूझा। क्या तुमने कभी ये गाना सुना है? गाना? कौन सा गाना? मैंने धीरे से उस गाने की एक लाइन गुनगुनाई। तुम कहते हो कि तुम्हें पाना थोड़ा मुश्किल है। उसने लगभग अनजाने में ही अगला हिस्सा गा दिया, जैसे वो चाहता हो कि मुझे उस मुश्किल का एहसास हो और मैं पीछे हट जाऊं। हमने एक दूसरे की ओर देखा। हम दोनों की आंखों में हैरानी थी। सचमुच मेरी ही तरह वो भी एक रिग्रेसर था जो वापस लौट आया था। ये गाना तो कई सालों बाद जाकर पूरे देश में हिट होने वाला था। स्टूडेंट शेन, तुम? लिन यूसी ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। उसकी आंखें अचानक लाल हो गई। मैं हल्की सी मुस्कुराई। लगता है हम दोनों एक जैसे ही है। हम अभी और गहराई से बात करने ही वाले थे कि दूर से आती एक आवाज ने हमारी बातचीत रोक दी।